हमारी कहानी के मुख्य किरदार कांग जिन ह्योक हैं। एक ऐसा लड़का जिसने अपनी जिंदगी के पूरे 11 साल एक ही गेम टावर ऑफ ट्रायल्स खेलने में बिता दिए। लोगों के लिए यह सिर्फ एक बेकार गेम था, लेकिन कांग जिन ह्योक के लिए यह उसकी पूरी दुनिया बन चुका था। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। वही गेम जिसे लोग मजाक समझते थे, वही गेम की दुनिया असली दुनिया में बदल जाती है। और अब जो लोग इस गेम के बारे में कुछ नहीं जानते, वो इस नई दुनिया में जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन कांग जिन ह्योक के लिए यह कोई नई दुनिया नहीं है। वह इस गेम का हर एक राज जानता है, हर रास्ता, हर जाल, हर दुश्मन की कमजोरी। वह न तो सबसे ताकतवर है, न ही सबसे तेज, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसका अनुभव और ज्ञान। और यही ज्ञान उसे इस दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान बना देता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है कांग जिन ह्योक को उसी गेम को खेलते हुए दिखाने से, जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया की किस्मत बदल दी। वो कहता है कि अब वो ये गेम नहीं खेलने वाला, वो लाइव स्ट्रीम करने जा रहा था, जो अभी तक उसकी कमाई का आखिरी जरिया था। जिन ह्युक के पास देखने के लिए कोई परिवार नहीं था, लेकिन वो पहले से ही 27 साल का हो चुका था। वो सिर्फ $500 महीने में किसी तरह गुजारा कर रहा था, और उसे जिम के मालिक को भी बताना पड़ा कि वो कुछ समय तक ट्रेनिंग नहीं करेगा। उसे एक बार कहा गया था कि वो एक प्रोफेशनल फाइटर बनने का लक्ष्य रख सकता है, लेकिन अब साफ था कि गेम से ज्यादा पैसे जरूरी हो गए थे। जिन ह्यूक के घर पर रात हो चुकी थी। वो चैट में आ रहे कमेंट्स पढ़कर हल्का सा मुस्कुरा रहा था, लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल गया। फिर उसने अपने दर्शकों से कहा कि वो उन्हें कुछ बताना चाहता है। जिन ह्यूक ने बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन अचानक वो घबरा गया और बात शुरू नहीं कर पाया। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए झूठ बोल दिया और कहा कि वो बस माहौल बना रहा था। उसने डिब्बे से एक घूंट लिया और ये सोचते हुए बैठ गया कि कल वो आधिकारिक तौर पर बता देगा कि वो इस काम को खत्म कर रहा है। उसी वक्त कमरे में अंधेरा छा गया। मेज पर खाली बोतलें पड़ी थीं और जिन ह्यूक बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने अपना सिर पकड़ लिया और खुद को याद दिलाया कि उसे जल्दी से टावर ऑफ ट्रायल्स खत्म करने का वीडियो अपलोड करना है। उसने कंप्यूटर चालू किया और अगले ही पल उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसने ब्रेकिंग न्यूज़ देखी कि टावर ऑफ ट्रायल्स असली दुनिया में दिखाई दे चुका है। जिन ह्यूक का चेहरा पूरी तरह से समझ से बाहर था। उसने तुरंत लॉग इन किया। उसी समय उसे एक रैंडम यूजर का लाइव स्ट्रीम दिखा, जिसमें टावर सच में सियोल के बीचों बीच खड़ा था। कुछ लोग कह रहे थे कि उन्हें इसके बारे में इसलिए पता चला क्योंकि उनके दोस्त ने बताया कि ये वही गेम है जो 11 साल पहले शुरू हुआ था। उस आदमी ने कैमरा लाल आसमान की तरफ घुमाया और पूछा कि क्या दर्शक इस पर यकीन कर सकते हैं। जिन ह्यूक सदमे में स्क्रीन को देख रहा था और यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यह सब बिल्कुल वैसा ही था जैसा तब होता है जब आप पहली बार टावर ऑफ ट्रायल्स शुरू करते हो। अचानक जिन ह्यूक के चेहरे के सामने एक नोटिफिकेशन विंडो दिखाई दी, बिल्कुल गेम की तरह, जिसमें बताया गया कि टावर ऑफ ट्रायल्स के नए वर्जन के अपडेट का पहला चरण पूरा हो गया है। सभी खिलाड़ियों को 90 दिनों के अंदर टावर की अगली मंजिल तक पहुंचना होगा। शहर के कई लोग भी ऐसे नोटिफिकेशन देखकर हैरान रह गए। अगर कोई असफल होता है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जिन ह्यूक की गेमिंग कुर्सी फर्श पर गिर गई। आखिरी नोटिफिकेशन देखते ही वो अचानक खड़ा हो गया। उसका चेहरा डर से भर गया था, क्योंकि सिस्टम साफ तौर पर मानवता के खत्म होने की चेतावनी दे रहा था। कुर्सी अभी भी मेज के नीचे पड़ी थी और लोगों की इस नई सच्चाई को समझने और स्वीकार करने की गति तेजी से बढ़ रही थी। जिन ह्यूक ने घबराहट में आगे देखा। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और सोचा कि उसे संभल कर रहना होगा। उसने अपनी जैकेट उठाई और ये सोच लिया कि अगर टावर ऑफ ट्रायल सच में असली दुनिया बन चुका है तो अब रुकने का कोई मतलब नहीं है। वो तुरंत घर से बाहर भागा, ये सोचते हुए कि उसे जल्दी उस जगह पहुंचना होगा जहां उसे वो चीज मिल सकती है जिसकी उसे जरूरत है। उसकी उंगलियां रेलिंग को कसकर पकड़ रही थीं, क्योंकि उसे लग रहा था कि दुनिया खत्म हो सकती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। जिन ह्यूक सीढ़ियों से नीचे कूदते हुए उतरा, उसे लग रहा था कि उसका दिल उसकी छाती से बाहर निकल जाएगा। शहर के बीचों बीच भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। एक आदमी जोर जोर से अपने फोन पर पूछ रहा था कि वो कितने बजे और कैसे जल्दी से बुसान पहुंच सकता है। कुछ युवा कह रहे थे कि कोरिया में रहना अब नामुमकिन है और जिंदा रहने का एक ही तरीका है विदेश भाग जाना। जो लोग ज्यादा जानकारी रखते थे वो बाकी देशों की खबरें दिखा रहे थे, क्योंकि वहां भी टावर दिखाई दे चुका था और हर कोई ये सोच रहा था कि अब जाना कहाँ है। जिन ह्यूक भीड़ के पास से निकल गया, जबकि लोग अभी भी बहस कर रहे थे कि क्या उन्हें अभी राजधानी छोड़ देनी चाहिए। कुछ ही देर में जिन ह्यूक मेट्रो की तरफ भागा। वो एस्केलेटर के सामने रुका और एक पल के लिए सोचा भागने का समय नहीं है, उसे आगे बढ़ना होगा। वो नीचे गया और सोचा कि कोरियन सर्वर में इस जगह को टावर के बाहर के क्षेत्रों में से एक चुना गया था। अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसी कुल मिलाकर 40 जगहें थीं और ये सबसे नजदीक थी। जल्द ही जिन ह्यूक सेंट्रल स्टेशन पर उतर गया। वो रुका और उसने करीब 10 लोगों को देखा।
सिस्टम ने बताया कि वो इवेंट एरिया में प्रवेश कर चुका है। जिन ह्यूक ने ध्यान से आसपास खड़े लोगों के चेहरे देखे और समझ गया कि यहाँ मौजूद हर इंसान वही है जिसने टावर ऑफ ट्रायल्स का पहला हिस्सा खेला हुआ है। वो चुपचाप खड़े खिलाड़ियों के पास से गुजरा, ये देखते हुए कि हर कोई बस एक दूसरे को देख रहा था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। कुछ ही समय में यहाँ दिखाई देने वाली चीजों की संख्या सीमित थी, किस्मत से लगभग 5 ही मिल सकती थी। जैसे ही किसी ने जिन ह्यूक को नाम से पुकारा, वो कांप गया। किसी ने उसे पहचान लिया था और हैरानी जताई कि जो लड़का दिन भर सिर्फ गेम खेलता था, वो यहाँ क्या कर रहा है। जिन ह्यूक के सामने खड़ा था ली जोंग सू, एक ऐसा इंसान जिसके यूट्यूब पर 5 लाख सब्सक्राइबर थे और जो अफ्रीका टीवी का पार्टनर भी था। उसने जिन ह्यूक को देखा और हल्की सी तिरछी नजर से बात की, ये सोचते हुए कि क्या अब लाइव स्ट्रीम करने का समय। जोंगसू ने बाकी लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ऐसी हालत में स्ट्रीम करने का कोई समय नहीं है। उसने अपनी कोहनी से जिन ह्यूक को हल्का सा धक्का दिया और पूछा कि वो किस फ्लोर तक पहुंचा था, क्योंकि वो जानता था कि जिन ह्यूक इस गेम को बहुत लगन से खेलता था। उसने कहा कि ऐसी बातें अपने साथ काम करने वाले लोगों से छुपानी नहीं चाहिए, बल्कि शेयर करनी चाहिए ताकि सब मिलकर फायदा उठा सकें। जिन ह्यूक ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो अंदर से नाराज था कि ये आदमी उसे अपना सहकर्मी कह रहा है। वो जानता था कि जिस कंपनी में वो काम करता था, वहां कई ब्लॉगर्स को गलत कॉन्ट्रैक्ट के जरिए धोखा दिया गया था। जितना ज्यादा वो लोग काम करते थे, उतना ही ज्यादा वो इस जाल में फंसते जाते थे और जो भी विरोध करता था उसकी आवाज दबा दी जाती थी। इसी वजह से जिन लोगों के साथ जिन ह्यूक करीब था, उसके दोस्त जिनके साथ वो नीचे से उठा था, धीरे धीरे कंपनी छोड़कर चले गए। जोंगसू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि वो अच्छा खेलता है और मजाक में बोला कि वो अच्छा खाना भी बनाता है। हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा कि वो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट को और बेहतर बना सकता है। जिन ह्यूक ने उस आदमी की तरफ देखा और खुद को याद दिलाया कि अब दुनिया बदल चुकी है, जिसके बाद उसने सीधा सिर से उसके नाक पर ऊपर की तरफ जोर से मार दिया और कहा कि बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। दांत जमीन पर गिर गए। जोंगसू ने तुरंत अपनी खून बहती नाक पर हाथ रख लिया। जिन ह्यूक ने अपनी मुट्ठी कस ली और उसे महसूस हुआ कि उसका मन थोड़ा हल्का हो गया है। जिन ह्यूक ने स्टेशन के बीच की तरफ देखा, उम्मीद करते हुए कि जरूरी चीज अब धीरे धीरे सामने आने लगी। कुछ सेकंड तक स्टेशन पर पूरा सन्नाटा था और फिर अचानक फव्वारे में पानी तेजी से उछलने लगा और बढ़ते बढ़ते पानी सीधा ऊपर की तरफ बहने लगा। तभी संगमरमर और कंक्रीट के बीच एक बहुत बड़ा मैंग्रोव जैसा पेड़ उगाया। वहां मौजूद सभी लोग तुरंत समझ गए कि ये क्या है। लड़का अंधेरे में हल्का सा मुस्कुराया, जबकि बाकी लोग अभी भी समझ रहे थे कि ये सपना नहीं है। जिन खुश था कि उसे सब कुछ सही सही याद है। कुछ ही देर में उस पेड़ पर फल उगने लगे जिनका सभी को इंतजार था। ये खास फल थे जिन्हें खाने से ताकत, फुर्ती और दिमाग की क्षमता बढ़ जाती थी। लेकिन जिन ह्यूक ने तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ लीं, क्योंकि भले ही ये चीज अच्छी थी, लेकिन वहां सिर्फ 4 ही फल थे। सभी खिलाड़ी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हालात बहुत खतरनाक लग रहे थे। अगले ही पल सब लोग पेड़ की तरफ दौड़ पड़े ताकि सबसे पहले फल हासिल कर सकें। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, मुक्के मार रहे थे और लगभग लड़ाई शुरू हो गई थी। एक खून से सना रुमाल जमीन पर गिर गया। जोंगसू ने अपने सीने पर हाथ रखा और जिन को टीम बनाने का ऑफर दिया, ये कहते हुए कि अगर वो दोनों मिलकर फल को बांट लें तो दोनों जीत सकते हैं। जिन ह्यूक ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा जब वो चिल्ला रहा था कि अगर वो जल्दी नहीं करेगा तो मौका निकल जाएगा। लेकिन जिन ने बस मुंह फेर लिया और उसे चुप रहने को कहा, अगर उसे कुछ नहीं पता तो, और मुस्कुराते हुए कहा कि अभी सही समय नहीं आया है। लोग पेड़ की जड़ों पर चढ़ते हुए एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। आखिरकार किसी ने एक फल पकड़ लिया और तुरंत लालच में उसे काट लिया। उस आदमी ने सबको दिखाया कि उसे उस फल से फुर्ती की 3 यूनिट मिली है। आम लोगों को तो इस तरह के फलों के बारे में पता भी नहीं था। जो लोग बस थोड़ा बहुत गेम खेले थे, वो पूरी तरह फल खाने में लग गए। तभी अचानक पेड़ जोर से हिला और उस पर चढ़े सभी लोग नीचे गिर गए। जिन ये सब शांति से देख रहा, उसे याद आया कि सिर्फ असली खिलाड़ी ही ऐसे खतरनाक हालात का मजा ले सकते हैं, और वो हल्का सा मुस्कुराया। पेड़ की जड़ें से जिंदा हो गई थीं। उनके प्रहार से कंक्रीट का फर्श टूटने लगा। गिरते हुए खिलाड़ियों में से एक चिल्लाया कि अगर सारे फल खा लिए जाएं तो पेड़ बहुत खतरनाक हो जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोग तुरंत भागने लगे, लेकिन जिन ह्यूक सीधे पेड़ की तरफ बढ़ गया, जबकि चारों तरफ डर का माहौल था, क्योंकि इस जगह पर पहले भी कई लोग मर चुके थे। लेकिन जिनको इस डर से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी समय जोंगसू किसी तरह खड़ा हो गया। वो जाने ही वाला था कि पीछे से उसे एक आवाज सुनाई दी। क्या वो सच में हार मानने वाला है? वो तुरंत मुड़ा और गुस्से में बोला कि यहां तो कोई भी कुत्ते जैसी मौत मरेगा। जिन ने अपनी भौहें नीचे की और कहा कि असली इनाम तो तभी मिलता है जब सारे फल खा लिए जाते हैं। जोंगसू गुस्से में आ गया और पूछा कि क्या वो झूठ बोल रहा है। जिन ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि अगर वो झूठ बोल रहा होता
तो क्या वो खुद यहाँ खड़ा रहता? जोंगसू कुछ पल के लिए चुप हो गया और उसे समझ आ गया कि जिन ने फलों में दिलचस्पी क्यों नहीं खाई। हल्की मुस्कान के साथ उसने सोचा कि शायद यहाँ कुछ और बड़ा मिलने वाला है। उसने जेब में हाथ डालकर पूछा, अगर ये सच है तो अब करना क्या है? जिन ने गंभीर नजर से कहा, अंदर जाना होगा। उसने पेड़ की तरफ इशारा किया और समझाया कि अगर दोनों साथ साथ जाएंगे तो आसानी से निशाना बन जाएंगे, इसलिए दोनों को अलग अलग तरफ से जाना होगा। जोंगसू ने पेड़ को ध्यान से देखा और समझ गया कि जिन उसका ध्यान भटकाने को कह रहा है। उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। दोनों तैयार हो गए। जिन ने उसे चेतावनी दी कि अगर एक पल भी हिचकिचाया तो सब खत्म हो जाएगा। जोंगसू ने कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो भी इस गेम में नया नहीं है। जिन ने अपने पैर से जमीन को धक्का दिया और आगे बढ़ गया। जोंगसू उसके पीछे दौड़ा। पेड़ की जड़ें फिर से हिलने लगीं, उनसे पानी टपक रहा था। जिन ने जड़ों को आसानी से चकमा दिया और साइड में देखते हुए जोंगसू की तरफ नजर डाली, लेकिन वो पीछे ही रुक गया और चिल्लाया कि कोई भी इस तरह के बेवकूफ की बात नहीं मानेगा। दांत भींचते हुए उसने कहा कि जिन ह्यूक खुद ही चारा बनेगा। उसी समय जिन ह्यूक को एक और हमले से बचना पड़ा। वो हल्का सा मुस्कुराया और सोचा कि अच्छा है, जोंगसू बिल्कुल नहीं बदला। जड़ें अब और नुकीली हो चुकी थीं। जिन ने एक और हमले को चकमा दिया और वही जड़ सीधे जोंगसू की तरफ चली गई। क्योंकि वो बहुत पास खड़ा था, अब वही शिकार बन चुका था। जड़ सीधा उसके चेहरे पर लगी, उसके पैर बेलों में फंस गए। उसने छूटने की कोशिश की, लेकिन बेलें और कश्ती चली गई। जिनने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ता रहा। जोंगसू की आंखों में डर भर गया था। वो मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन जिन बस मुस्कुराया और पूछा, अब मदद क्यों चाहिए? अगर चाहिए तो अपने उस बड़े वकील से मदद मांग ले। जोंगसू जड़ों में फंसकर धीरे धीरे अंदर खिंचता जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो चिल्लाया कि वो इस तरह मरना नहीं चाहता, लेकिन तभी जड़ें कस गईं, चारों तरफ खून फैल गया और उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। जिन ने बस पेड़ की तरफ देखा, जैसे किसी बेकार चीज को जाते हुए देख रहा हो। अब उसका पूरा ध्यान पेड़ पर था। जड़ें अब पूरी तरह आखिरी बचे इंसान पर फोकस कर चुकी थीं। लेकिन जिन पहले ही उनकी हर हरकत को समझना सीख चुका था और अब वो पूरी सटीकता के साथ उन्हें पढ़ रहा था। और थोड़ा पीछे झुककर उसने सोचा कि यह उतना मुश्किल नहीं है। उसी समय दो बेलें आपस में टकरा गई। वे सीधे पेड़ के तने में घुस गईं और उसे ऐसे खोल दिया जैसे कोई डिब्बा खुलता है। और तभी अंदर एक दिल दिखाई दिया। वो लकड़ी का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे जिंदा हो, और वही था मैनग्रोव का कोर। जिन ह्यूक हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि गेम में जो कुछ उसने देखा था, यहां भी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। क्योंकि जब आपको सटीक मूवमेंट और रास्ता पता हो तो खुद पर हमला होने देना भी मुश्किल हो जाता है। टूटे हुए पेड़ का एक हिस्सा जमीन पर गिरा और जिन ह्यूक ने उसे उठा लिया। उसने उस टुकड़े को अस्थायी हथियार की तरह पकड़ा और दुश्मन की तरफ देखते हुए जैसे मजाक में पूछा कि क्या हम एक दूसरे को थकाए बिना शांति से पेड़ के दिल को अलग कर सकते हैं। जिन ह्यूक समझ चुका था कि ये एक इवेंट मोड है, इसलिए इससे एक्सपीरियंस मिलना संभव नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा एक दिन के लिए अपने सम्मान स्तर को बढ़ा सकता था। हमला करने के लिए जड़ें फिर से हवा में उठने लगी। सिस्टम ने बताया कि दुश्मन खून चूसने वाली बेल का स्किल इस्तेमाल कर रहा है। जिन ह्यूक भले ही अनुभवी था, लेकिन इतना बड़ा हमला बचाना आसान नहीं था। फिर भी उसने अपनी नजरें दुश्मन से नहीं हटाई और अपने हथियार को और मजबूती से पकड़ लिया। ये उड़ती हुई बेलों को पीछे हटाने के लिए काफी था, लेकिन उनमें से एक ने उसके गाल पर हल्की खरोंच छोड़ दी। उनके प्रहार से जमीन और ज्यादा टूटने लगी, लेकिन जिन ह्यूक आगे बढ़ता रहा, क्योंकि उसे पता था कि वो इन हमलों की दिशा को पढ़ सकता है और जरूरत के हिसाब से बदल सकता है। शाखाएं एक मोटी जड़ में इकट्ठा होने लगीं और हमला उसकी तरफ आया, लेकिन वो डरने वाला नहीं था। उसने उस हमले को भी आत्मविश्वास से रोक दिया। जिन तेजी से झुककर उन जड़ों के नीचे से निकल गया और वो जड़ें पीछे जाकर जमीन से टकरा गईं। जिन ने तेजी से खुद को संभाला और विजयी मुस्कान दी, जैसे वो ये सब पहले कई बार कर चुका। शाखाएं लगातार उस पर हमला कर रही थीं। आगे देखते हुए उसे एहसास हुआ कि वो लगभग पहुंच चुका है। पेड़ की डालियां फिर से हिलने लगीं और अचानक कई चमकती हुई तितलियां हवा में उड़ने लगीं। जिन ने ऊपर देखा और समझ गया कि ये खतरनाक तितलियां हैं। उसने तुरंत अपने हाथ से अपनी नाक ढक ली। लड़ते हुए उसे याद आया कि ये तितलियां एक रक्षा तंत्र की तरह काम करती हैं और ये नींद लाने वाला पराग छोड़ती हैं, और अगर आप इसे सांस में ले लो तो तुरंत इसके असर में आ सकते हो। जिन ह्यूक ने मुड़कर सोचा कि बचाव का तरीका आसान है, बस सांस रोकनी है। वो पहले ही पेड़ पर चढ़ चुका था। अब उसके सामने उस राक्षस का दिल साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत से खंजर से उस पर हमला किया। शाखाएं और तेजी से हिलने लगीं। उसने तुरंत अपना हाथ घुमाया और ब्लेड को और गहराई तक धकेल दिया। वहां से तेज रोशनी निकलने लगी। उसकी आंखें चमक रही थीं। पेड़ अपनी जड़ों को उसकी तरफ बढ़ाने लगा और पत्तियों से काली ऊर्जा निकलने लगी।
तभी सिस्टम ने बताया कि वो लालच के मैंग्रोव पेड़ को हराने वाला पहला इंसान है और पेड़ का तना दो हिस्सों में बंट गया, जिनका मुंह थोड़ा खुला रह गया। उसने ऊपर देखा और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो मेहनत उसने गेम में बार बार दोहराकर सीखी थी वो यहाँ इतना काम आएगी। और उसी पल उसने महसूस किया कि वो जो भी कर रहा था वो सब बेकार नहीं था। तुरंत एक और संदेश आया कि 24 घंटों के अंदर उसका समान स्तर उसकी उपलब्धि के रूप में दर्ज हो जाएगा। उसके सामने एक और सिस्टम विंडो आई जिसमें उससे नाम डालने के लिए कहा गया। तभी उसे समझ आया कि सम्मान स्तर बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत जानकारी चाहिए होती है। संदेश अभी भी सामने था और उसने सीधा कह दिया कि कोई नाम नहीं होगा क्योंकि वो गुमनाम रहना चाहता है। साइड में देखते हुए उसने सोचा कि अगर लोगों को पता चल गया कि वो गेम का पुराना खिलाड़ी है तो बहुत ध्यान उस पर आ जाए। तुरंत एक और संदेश आया कि उसका चेहरा म्यूजिक से छिपा दिया जाएगा और उसकी आवाज़ बदल दी जाएगी। जिनने समझ लिया कि सिस्टम पूरी तरह गुमनामी नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी उसकी पहचान छिपाई जा रही है। अब वो पेड़ के तने के पास पहुंच चुका था। उसने हाथ अंदर डाला और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी हथेली में कुछ था। जिनने उसे कसकर पकड़ा और महसूस किया कि आखिरकार उसे वो मिल गया। सिस्टम ने बताया पेड़ का कोर प्राप्त हो गया है। वो चीज़ देखने में एक सेब जैसी थी। जिनको याद आया कि जहां एक फल 3 पॉइंट बढ़ाता है वहीं ट्री कोर कम से कम 12 पॉइंट देता है। और अगर एक लेवल पर 3 पॉइंट मिलते हैं तो इसका मतलब ये उसे सीधे 4 बोनस लेवल देगा। ये देखकर उसे खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ मिलना लगभग नामुमकिन था। और 50वीं मंजिल के बाद भी इससे बेहतर कुछ मिलना मुश्किल था। जैसे ही उसने उसे खा लिया उसका मुंह अपने आप बंद हो गया। उसके सीने से तेज ऊर्जा निकलने लगी। उसने आंखें खोली और स्टेटस विंडो खोली, ये देखने के लिए कि सब सही से हुआ या नहीं। उसने अपनी स्टेट्स देखी और पाया कि वो अभी भी लेवल 1 पर है, लेकिन उसके पास 12 अनयूज्ड पॉइंट्स हैं। इसका मतलब वो अब सबसे मजबूत लेवल 1 बन चुका था। तभी एक वीडियो वाला टैब दिखाई दिया जिसका टाइटल था लालच के मैंग्रोव पेड़ पर पहली जीत, और बताया गया कि इस घटना से जुड़ा वीडियो 10 मिनट बाद अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा कई तरह की टिप्पणियां आने लगीं जिनमें लोग लिख रहे थे कि ये घटना सच में अविश्वसनीय है। कुछ लोग फोन और कीबोर्ड पे लगातार लिख रहे थे और जिनको महसूस हुआ कि शुरुआत की कुछ टिप्पणियों को छोड़ दें तो ज्यादातर लोगों को यकीन ही नहीं था कि यह सच है। सबको लग रहा था कि यह सब बस किस्मत की वजह से हुआ है या फिर किसी आसान तरीके से पेड़ को हराया गया है। पेड़ के साथ जिन युग की लड़ाई के कुछ हिस्से दिखाए गए और तुरंत ही लोगों की राय बदलने लगी। कई लोगों ने मान लिया कि यह सच में हुआ है। जिनकी नज़र नीचे की तरफ थी और वो सीधा उस इंसान की टिप्पणी पढ़ रहा था जिसने उसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था। फिर एक और कमेंट आया जिसमें उसे पैसे का ऑफर दिया गया था। फोन देखते हुए जिन ने माना कि उसकी लड़ाई सच में इतनी अलग थी, और उसे ये भी समझ आया कि लालच के मैंग्रोव पेड़ को हराना पहले लेवल पे बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन उसे इसमें कोई हैरानी नहीं हुई। जिनने सिर्फ पीछे किया और सोचा कि यह सब इसलिए है क्योंकि बाकी लोग कभी टॉवर के दूसरे हिस्से तक पहुंचे ही नहीं, शायद यही असली वजह थी। और उसने ये भी महसूस किया कि वो बार बार ये भूल जाता है कि वो दूसरों की क्षमता को अपने हिसाब से नहीं आंक सकता। उसकी नज़र फिर से स्क्रीन पर कमेंट्स पर थी। कैमरे की तरफ देखते हुए उसे अपना पुराना समय याद आया जब वो मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था और अक्सर किराया भी देर से देता था। मेज पर रखे खाने को याद करते हुए उसे वो समय भी याद आया जब वो पैसे बचाने के लिए कई दिनों तक भूखा रहता था। उसे ये भी याद आया कि वो खाना कैसे खाता था, और उसने सोचा कि अगर ये पैसा उसे एक दिन पहले मिल जाता तो वो तुरंत मान जाता। लेकिन अब जब उसे याद आया कि उसने पेड़ को कैसे हराया तो उसने महसूस किया कि अब चाहे उसे 1 करोड़ या 10 करोड़ भी ऑफर करें, वो अपनी जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। उसकी पिछली लड़ाइयों के अलग अलग दृश्य दिखाए गए और जिनको समझ आ गया कि अब सबसे बड़ी चीज़ है जानकारी का कंट्रोल। फोन हाथ में लिए वो अपने अगले लक्ष्य के बारे में सोचने लगा। मीनार सामने दिखाई दे रही थी और उसे याद आया कि जब वो गेम खेलता था तब टॉवर से निकलने वाली ऊर्जा पूरे सियोल में फैल जाती थी। हालांकि उसका असर बहुत ज्यादा नहीं होता था, लेकिन कुछ चीजें जरूर बदल सकती थी। एक खास हथियार को याद करते हुए जिनको पता था कि टॉवर के बाहर जो अवशेष हैं वो बाद में पवित्र बन सकते हैं, उसे एक ब्लेड याद आया। और जिन ने सोचा कि ये सब अभी असली नहीं है, क्योंकि असली शक्तिशाली पवित्र चीजें टॉवर के अंदर होती हैं। तो अभी जो है वो सिर्फ उसकी कॉपी है, या कहें तो डुप्लीकेट। अपने फ़ोन को देखते हुए उसे पता था कि जिस जगह उसे सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। एक बिल्डिंग सामने दिखाई दी और जिनको समझ आ गया कि ये लोगों का सेंट्रल म्यूजियम है। उसे याद आया कि वहाँ कई तरह के अवशेष रखे जाते हैं और वो जगह एक तरह से खजाने का गोदाम है। गुस्से में उसने महसूस किया कि वो अकेला नहीं है जो वहाँ जाने वाला है, क्योंकि जहाँ लालच का मैंग्रोव पेड़ सिर्फ 7 जगहों पर था, वहीं ये म्यूजियम सिर्फ एक ही था। इसलिए हर जगह से लोग यहाँ ज़रूर आएंगे। कुछ लोगों को देखते हुए जिनने सोचा कि उनमें कई अनुभवी लोग भी होंगे। उसका हाथ पहले ही दरवाजे के हैंडल पर था
दरवाज़ा खोलते ही उसे एहसास हुआ कि अंदर उम्मीद से ज़्यादा शांति है, और उसने सोचा कि अभी तक कोई यहाँ नहीं पहुंचा। तभी एक नोटिफिकेशन आया, आप इवेंट एरिया में प्रवेश कर चुके हैं। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसके सामने किसी का सिर पड़ा हुआ था। लाश को देखकर उसे समझ आ गया कि कोई उससे पहले यहाँ पहुंच चुका है। जेब में हाथ डालकर उसने सोचा कि बदलती दुनिया के साथ लोग भी बदल जाएंगे। लेकिन उम्मीद और सच्चाई में बहुत फर्क था, क्योंकि सिर्फ एक दिन में ही लोग काफी बेरहम हो गए थे। सीढ़ियों की तरफ देखते हुए उसे समझ आया कि लोग मिडिल और न्यू एज हॉल में रखे पवित्र अवशेषों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ आने वाला हर इंसान उन्हीं चीजों को पाना चाहता है। एक नक्शा सामने आया और जिनको समझ आया कि लोग कोरिया के 8 प्रांतों में दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि एक खास नक्शा जो ऊर्जा से भरा हुआ था, टावर ऑफ ट्रायल्स की जानकारी रखता है और हर कोई इसे पाना चाहता है। नक्शे पर कई निशान बने हुए थे, और जिनको याद आया कि इसमें बताया गया था कि कौन कौन सी जगहों पर भूल भुलैया आइटम और राक्षस मिलेंगे। ऐसी चीज हर कोई अपने पास रखना चाहेगा। कुछ लोग हाथ बढ़ाते हुए दिखाई दिए, और जिनने सोचा कि भले ही इसमें 10वीं मंजिल के बाद की जानकारी नहीं है, फिर भी ये लोगों को पागल बनाने के लिए काफी है। इसीलिए हर कोई बस इसी के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि असली कीमती चीजें जमीन के अंदर छिपी हुई हैं। फर्श पर टूटे हुए फूलदान के टुकड़े पड़े थे, और चारों तरफ से चीखने की आवाजें आ रही थी। लोग आपस में लड़ रहे थे। अचानक एक आदमी चिल्लाया, रुक जाओ। सबकी नजर उसी पर चली गई। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा और कहा कि जो भी एक कदम भी आगे बढ़ेगा वो मारा जाएगा। एक आदमी ने पाइप पकड़ते हुए कहा कि ये बेकार की बातें बंद करो। दूसरा हंसते हुए बोला कि यहाँ कोई इन बातों से डरने वाला नहीं है। एक युवक ने खून लगे हथौड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर उसने उंगली भी हिलाई तो उसका सिर फोड़ दिया जाएगा। एक आदमी ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा कि लगता है इन्हें बात समझ नहीं आ रही, और अगले ही पल उसके हाथ पत्थर में बदल गए। लोगों ने उसे देखा और समझ गए कि उसके पास पहले से कोई खास शक्ति है। दांत भींचते हुए उसने कहा कि वो कार्ड उसका होगा, और सबको पीछे हटने का आदेश दिया। तभी अचानक किसी ने फिर कुछ कहा और उसके मुंह से भाप निकलने लगी। उसकी तरफ बढ़ते हुए बूढ़े आदमी ने कहा कि वो उसकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं है। दूर खड़े योद्धा ने पूछा कि क्या वो पागल हो गया है। उसके पास खड़े बूढ़े आदमी ने अपना परिचय दिया और अपने नाम का मतलब बताया, जिसका मतलब था प्यार और दोस्ती भरी जिंदगी। सामने खड़े आदमी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि उसे किसी से परिचय देने की जरूरत नहीं है, ये जगह समझने और यहाँ से निकलने का समय है, क्योंकि उसकी सूखी गर्दन को मुर्गे की तरह मोड़ा जा सकता है। उस आदमी ने बिना आंखें खोले कहा कि यह लड़का बहुत ही बदतमीज है, इसकी जुबान किसी ब्लेड की तरह तेज है। अचानक उसने अपनी उंगली मोड़नी शुरू कर दी। गुस्से में बूढ़े आदमी ने पूछा, पहले क्या होगा, गर्दन टूटेगी या तुम जलोगे? उसकी उंगली के ऊपर आग की एक लौ दिखाई दी। आंखें खोलते हुए सामने वाले ने पूछा, ये जादू है क्या? अगले ही पल उसकी उंगली से आग की लपटें निकलने लगी, और वो सीधा लड़के की आंखों के सामने पहुंच गई। उसका पूरा शरीर आग में घिर गया और कुछ ही सेकंड में वो कोयले में बदल गया। उसकी लाश के मुंह से धुआं निकल रहा था। बूढ़ा आदमी चलते हुए बोला कि ये उसी की लाई हुई मुसीबत थी, और उसकी जुबान ही उसकी मौत बनी। पीछे खड़े एक आदमी ने कहा कि ये आग का जादू सच में बहुत खतरनाक है, और अच्छा हुआ कि वो लोग एक साथ काम कर रहे हैं। लड़ाके ने पूछा कि क्या उसे सामान मिल गया है, और बाकी का काम भी संभालने को कहा। यूई ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो उस पर भरोसा कर सकता है। उसने एक मूर्ति जमीन पर रखी और कहा कि इतना काफी होगा। योद्धा ने नीचे देखते हुए कहा कि उसके साथ ही उन सबको खत्म कर देंगे जो बीच में आएंगे। अचानक उस मूर्ति से किसी जीव का बहुत बड़ा सिर बाहर निकलने लगा। उसके शरीर के कुछ हिस्से चमक रहे थे, और उसकी पीठ से काली ऊर्जा निकल रही थी। पास खड़ी लड़की ने कहा कि जो भी यहां से भागा उसे दुश्मन माना जाएगा, और ये जीव उसे सिर से खाना शुरू कर देगा। यूरी ने सिर झुकाकर उनके साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। उस आदमी ने तुरंत अपना ब्लेड नीचे कर दिया। दूसरे ने पूछा कि अचानक यहाँ इतने सारे जागे हुए लोग क्यों आ गए? किसी ने कहा कि उन्होंने नक्शा लेने से मना कर दिया था, इसलिए अब वो इसे आराम से ले सकते हैं। यूरी ने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। किसी ने टूटे हुए कांच पे कदम रखा था। वो आदमी पूरे हॉल में घूम रहा था। एक आदमी ने सिर झुकाकर कहा कि उन्होंने यहाँ बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया है। उसके पैर के सामने कागज का एक टुकड़ा पड़ा था। जब योद्धा ने कहा कि क्या इन लोगों को प्राचीन चीजों को संभालने का बेसिक तरीका भी नहीं आता? जिन युग ने अवशेष उठाया और कहा कि अच्छा हुआ कुछ भी खराब नहीं हुआ। तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज दी। लड़की ने गुस्से में पूछा कि क्या उसे ये मजाक लग रहा है? तभी उस जीव ने जोर से अपना पैर जमीन पर मारा। मुस्कुराते हुए लड़की ने उस घुसपैठिए को खत्म करने का आदेश दिया। राक्षस तुरंत हमला करने दौड़ा। उसका निशाना सीधा जिन पर था, और वो उसके चेहरे के बिल्कुल सामने पहुंच गया। जिन ने हल्के से हाथ हिलाया और उसका रास्ता बदल दिया। भाला तुरंत साइड में हो गया। लड़की की आंखें हैरानी से खुल गईं। पीछे जमीन में गहरी दरार पड़ गई, और लोगों ने कहा कि उसने भाले को हटा दिया।
पीछे खड़े एक आदमी ने कहा कि ये कैसे संभव है, वो तो बचने की कोशिश भी नहीं कर रहा। दूसरे ने कहा कि उसके हाथ भी ठीक नहीं लग रहे। जिन मुस्कुराया और समझ गया कि उन्हें अभी तक उसके स्टैट्स का अंदाजा नहीं है। जिन ह्यूक ने यूरी की तरफ देखते हुए पूछा कि अब वो क्या करेगी, क्योंकि उसके साथी का हथियार बेकार हो गया था। यूरी ने अपने बैग में हाथ डालते हुए कहा कि किसने कहा उसके पास सिर्फ एक मूर्ति है। उसके हाथ में और मूर्तियां दिखाई दी। वो तुरंत हवा में उड़ गई और एक नोटिफिकेशन आया कि अनुबिस के अवतार का पवित्र अवशेष सक्रिय हो रहा है। लड़के का मुंह खुला रह गया। लड़की ने गुस्से में उसकी राय पूछी। कई योद्धा उसके चारों ओर खड़े थे और उसने पूछा कि क्या वो अभी भी हंस रहा है। जिन ह्यूक ने मुस्कुराकर कहा कि ये बुरा नहीं है और सोचा कि इतने कम मन के साथ भी वो 5 चीजें संभाल पा रही है, इसका मतलब उसका लेवल काफी अच्छा है। उसे उस बूढ़े आदमी की भी याद आई और फिर उसे जला हुआ आदमी भी याद आया। उसने सोचा कि यहाँ कई पुराने खिलाड़ी हैं जो नए लोगों के बीच छिपे हुए हैं। यूरी ने फिर से पूछा। जिन ने हाथ उठाकर कहा कि उसका लेवल औसत से थोड़ा नीचे है। वो मुड़ी और बोली कि वो झूठ बोल रहा है। जिन ने हाथ नीचे करते हुए कहा कि फिर वो उसे खुद दिखा देगा। कागज उठाते हुए उसे पता था कि सिर्फ महसूस करके ये समझना मुश्किल है कि ताकत में कितना फर्क है। उसने कागज फेंका ताकि वो खुद अपनी आंखों से ये फर्क देख सके। अचानक अवशेष चमकने लगा और एक संदेश आया कि उसमें ऊर्जा भरी जा रही है। कुछ उसके पास आकार लेने लगा। वो एक बड़ा बाघ था। ये देखकर लड़की हैरान रह गई। बाघ ने अपने पंजे से जमीन पर जोर से वार किया। उसका आकार बहुत बड़ा था। अनुबिस में से एक के मुंह से अभी भी भाप निकल रही थी। जिन ने बाघ को थपथपाया और कहा, एक रेगिस्तानी सियार कैसे पहाड़ के राजा को चुनौती दे सकता है। उसने हवा में हाथ घुमाया और कहा, खाना परोस दिया गया है। बाघ तुरंत आगे दौड़ा। अनुबिस भी हमला करने दौड़ा। बाघ का पंजा हवा में उठा और एक ही बार में दुश्मन का सिर अलग कर दिया। बाकी सभी ने भी हमला शुरू कर दिया। बाघ का मुंह खुला हुआ था। उसके दांत सीधे दुश्मन की गर्दन में धंस गए। उसने एक एक करके सबको टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं। चौड़ी आंखों वाली लड़की को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा। बाघ अब उसके सामने खड़ा था और उसे याद आया कि उसने पवित्र अवशेषों के इस्तेमाल के कई तरीके सुने थे, लेकिन ऐसा कुछ उसने कभी नहीं देखा था। ऊपर देखते हुए यूरी को एहसास हुआ कि इस ऊर्जा से जैसे उसकी त्वचा तक सिहर उठी है। जैसे उसे समझ आया कि वो जीत नहीं सकती, बाघ उसके ऊपर झपट पड़ा। लड़की तुरंत अपने घुटनों पर गिर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि अभी कुछ समय पहले तक वो पूरी तरह यकीन में थी कि उसके पास सबसे मजबूत कार्ड है। जिन ह्यूक के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो पहले से ही उसके सामने खड़ा था। नीचे देखते हुए उसने कहा कि उसे कुछ चाहिए। लड़की ने उसकी जैकेट पकड़कर पूछा कि वो क्या ले जा रहा है। पास आते हुए उसने कहा कि उसे टूटीन का मास्क चाहिए। लड़की ने दांत भींचते हुए कहा कि ये कोरिया में बेकार है और पूछा कि वो इसका क्या करेगा। जिनकी नज़र अभी भी उसी पर टिकी हुई थी। उसने हल्का सा इशारा किया और बाघ तुरंत उसकी तरफ बढ़ गया। डरते हुए लड़की चिल्लाई कि वो ये चीज़ दे देगी। उसका बैग जमीन पर पड़ा था। उसने पवित्र अवशेष निकाल दिया। जिन ने उसे हाथ में लिया और महसूस किया कि सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि अब उसे दूसरा पवित्र अवशेष भी मिल गया था। यूरी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा कि क्या वो उसी नक्शे के पीछे है। जिन ने सिर झुकाकर कहा कि ये उसका काम नहीं है। उसने बाघ पर हाथ रखते हुए उसे इशारा किया कि वो इस जगह पर नजर रखे। उसका सिर थपथपाते हुए उसने कहा कि उसे कभी भी उसकी बात के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। बाघ ने फिर से अपने पंजे से जमीन पर वार किया। उसका पूरा शरीर खून से भरा हुआ था। जिन ने पीछे मुड़कर देखा और महसूस किया कि सारी तैयारी अब पूरी हो चुकी है। सीढ़ियों की तरफ देखते हुए उसे समझ आ गया कि अब समय आ गया है। उसने हाथ उठाया और सोचा कि अब उसे टेस्ट टॉवर का सबसे ताकतवर स्किल हासिल करना होगा। दीवार पर फ्लोर का निशान दिखाई दे रहा था। सामने एक कमरा था जो अभी तक सही हालत में था। मुस्कुराता हुआ बूढ़ा आदमी समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हुआ। जिन उसके पास खड़ा था। पसीना बहाते हुए बूढ़े आदमी ने सोचा कि अगर ये यहां तक पहुंच गया तो यह आखिर है कौन? क्या यह सच में यूरी को हरा चुका है? उनके सामने एक नीली दीवार थी। उस आदमी ने अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा कि यह पहले स्तर की बैरियर है और उसे हैरानी हुई कि यह लड़का ये सब जानता है। उसे छूते हुए बूढ़े आदमी ने कहा कि उसने पहली बार ऐसा कुछ देखा है। योद्धा ने कहा कि चाहे फिजिकल अटैक हो या जादू, ये बैरियर आसानी से नहीं टूटेगी। जिन ने भी हाथ आगे बढ़ाया और दीवार को छुआ। आंखें बंद करते हुए उसने महसूस किया कि यहाँ जादू का फ्लो अलग तरह से चल रहा है। अचानक एक चमक के साथ एक शब्द दिखाई दिया। जिन ने आंखें खोलकर उसे मन ही मन पढ़ा। मुड़कर उसने कहा कि उसे इस पहेली का हल पता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी। बूढ़े आदमी ने फिर से पूछा। जिन ने समझाया कि अगर वो अपनी आग वाली शक्ति से लगातार इस बैरियर पे हमला करता रहेगा तो ये धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। बूढ़े आदमी ने पूछा कि उसे ये कितनी देर तक करना होगा। जिन ने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब तक वो अंदर जाकर जरूरी चीज लेकर वापस नहीं आ जाता।
बूढ़े आदमी ने पूछा कि क्या इसका मतलब है कि उसे बाहर खड़े होकर लगातार जादू इस्तेमाल करना होगा। जिन ने सिर हिलाकर कहा कि उसके पास इतना ताकतवर जादू नहीं है जो बैरियर को नुकसान पहुंचा सके, और वो जानता है कि वो उस पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन यही एक तरीका है। उसने ये भी कहा कि क्या वो खाली हाथ वापस जाना चाहता है क्योंकि सुबह होने वाली है, और उसने तुरंत कहा कि वो उसे नक्शा दे देगा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और सोचा कि ये लड़का इतना मेहनत क्यों कर रहा है जबकि फायदा उसे ही मिलेगा। आंखें बंद करके उसने पूछा कि क्या वो सच में उसे नक्शा देगा। जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि वो किसी ताकतवर जादूगर को दुश्मन नहीं बनाना चाहता। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और समझ गया कि उसके पास भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसने कहा कि वो उस पर विश्वास करता है। वो बैरियर के पास गया और उससे कहा कि वो इसे संभाले। उसके साथी के हाथ में आग जल उठी और उसने कहा कि वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा। उसकी आग और तेज हो गई और सीधा बैरियर पे जाकर लगी। बैरियर में एक छोटी सी दरार दिखाई दी। जिन ने मन ही मन उस शब्द को दोहराया और अगले ही पल वो अंदर फिसल गया। उसके कपड़ों पर आग की छोटी छोटी लपटें अभी भी लगी हुई थी। पसीने में भीगा हुआ आदमी चिल्लाया, जल्दी करो जिन ह्युक। जिन ने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराकर इशारा किया और आगे बढ़ गया। उसे पता था कि अब वो सब कुछ अपने हिसाब से करेगा। कांच के पीछे एक खास अवशेष रखा हुआ था। वहां कुछ कपड़े भी थे और एक पेटी भी रखी थी। आगे बढ़ते हुए उसे एहसास हुआ कि नीचे के फ्लोर के मुकाबले यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो दिखाए कि कोई पहले यहाँ आया है। तभी उसकी नज़र एक टूटे हुए डिस्प्ले केस पर पड़ी और एक संदेश आया कि वहां एक लोहे की तलवार रखी थी जिस पर तियानलोंग लिखा हुआ था। जिनने सोचा कि कोई पहले ही यहाँ आ चुका है और जो उसे चाहिए था वो लेकर चला गया, और शायद उसी ने यहाँ ये बैरियर भी लगाया था। साइड में देखते हुए उसने सोचा कि वो इंसान अपना काम खत्म करके तुरंत चला गया और शायद अभी भी खतरे का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता। जिनने सिर झुकाया और महसूस किया कि वो आदमी अभी भी बहुत कुछ नहीं जानता। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि उसे वो मिल गया जो वो चाहता था, और उसे ये भी समझ आ गया कि जो चीज़ उसके हाथ लगी है वो सिर्फ सेकंड ग्रेड का अवशेष है। उनके सामने कुछ चीज़ों के साथ एक डिस्प्ले केस रखा था और एक नोटिफिकेशन आया कि ये किसी पुराने राजवंश के सिक्के हैं। जिन ह्यूक ने समझ लिया कि ये उसके लिए खास क्षमता से जुड़ी चीज़ है। उसे हाथ में लेते ही उसे पता चल गया कि ये उसके सबसे ताकतवर स्किल को बनाने का आखिरी हिस्सा है। उसकी नज़र नीचे थी और हाथ में चीज़ पकड़े हुए उसे याद आया कि उसे एक खास फारसी सचा और टूटिन के मास्क की दाहिनी आंख चाहिए थी। अचानक उसके सामने कुछ चमकने लगा। सांचे के अंदर कुछ बनता हुआ दिखाई दिया और एक नोटिफिकेशन आया कि दो अवशेष आपस में प्रतिक्रिया कर रहे हैं। जिन ह्यूक को याद आया कि जब सही चीजें मिलती हैं तभी ऐसा होता है। उसने एक धागा पकड़ा और सिक्कों का बंडल फाड़ दिया। उसे समझ आ गया कि आगे बढ़ने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। सिक्के नीचे गिरने लगे। फिर एक और संदेश आया, तीन अवशेष अब एक साथ प्रतिक्रिया कर रहे हैं। जिन ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे बताया गया कि उसने बहुत ही कम संभावना को पार कर लिया है और यह संयोजन सफल हो गया है। उसके सामने एक नई चीज प्रकट हुई, सत्य की आंख। ये ऐसी चीज थी जो सामने वाले की स्थिति को देख सकती थी और ये भी समझ सकती थी कि वो सच बोल रहा है या झूठ। जिनने इसे देखा और समझ गया कि ये बाकी आंखों में सबसे बेहतरीन है, लेकिन वो यहाँ इसके लिए नहीं आया था। तभी एक सिस्टम मैसेज आया, 3 लो रैंक अवशेषों को मिलाकर एक हाई रैंक चीज बनाने की गुप्त खोज पूरी हो गई है। उसके पैरों के नीचे नीली रोशनी फैलने लगी और उसे बताया गया कि उसने एक खास किस्म का भाग्य हासिल कर लिया है। उसके आसपास का पूरा माहौल बदलने लगा। सब कुछ नीले चौकोर हिस्सों में बदलता जा रहा था। जिनको समझ आया कि उसकी खास क्षमता यह है कि वो अलग अलग शक्तियों की नकल कर सकता है और उन्हें अपने अंदर स्टोर कर सकता है, और फिर उन सबको मिलाकर और भी ताकतवर स्किल बना सकता है। वो हवा में उठने लगा और सिस्टम में बताया कि उसे एक खास फ्यूजन क्षमता मिल गई है। साथ ही वर्ल्ड मेमोरी बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तुरंत एक नई विंडो सामने आई जिसमें उसकी नई क्षमता की जानकारी थी। उसकी आंखें नीली हो गईं और एक संदेश आया कि कुछ खास शर्तों में उसके लेवल में तेजी से बदलाव हो सकता है। तभी उसे बाहर से आवाज दी गई। उसने मुड़कर देखा। बूढ़ा आदमी अभी भी पसीने में भीगा हुआ था और उसे जल्दी करने के लिए कह रहा था क्योंकि उसकी ताकत खत्म हो रही थी। जिनने शांत होकर कहा कि उसे अभी कुछ और देखना है। उसकी आंखें चमकीं क्योंकि वो उस आदमी की क्षमता की नकल करना चाहता था। आग अभी भी उस आदमी के हाथों से निकल रही थी और एक नोटिफिकेशन आया कि नकल करने के लिए उसे उस इंसान का असली रूप देखना होगा। जिन ह्युक मुस्कुराया और कहा कि ये तो आसान है। सिस्टम को देखते हुए उसे समझ आया कि उसे गुस्सा दिलाना है। वो आदमी अभी भी आग चला रहा था और चिल्ला रहा था कि जल्दी खत्म करो। जिन ने बिना मुड़े कहा कि अब वो ये स्किल इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये सुनते ही बूढ़े आदमी की आंखें भर आईं। जिन ने मुड़कर कहा कि अब इसकी जरूरत ही नहीं है। उस आदमी ने पूछा कि इसका क्या मतलब है और उसने उसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा। जाते हुए जिन ने वही शब्द फिर से कहा और सोचा कि लैटिन का जादू था जो आसानी से बैरियर को तोड़ देता है।
उसके दिमाग में यादें आ गईं कि कैसे उसने ये शब्द मन में दोहराया और सीधे अंदर आ गया। उसे समझ आया कि उस बूढ़े आदमी ने बैरियर तोड़ने में कोई खास योगदान नहीं दिया था। वो बस ये सोचता रहा कि उसका लगातार हमला काम आएगा, जबकि वो बेकार था, और इसी वजह से उसका सारा मन खत्म हो गया। जिन ने नक्शे को देखा और समझा कि वो खुद को बस समझा रहा था। नक्शे के सामने खड़े होकर उसने महसूस किया कि उसे टॉवर की हर चीज पहले से पता है। तो 10वीं मंजिल तक की जानकारी वाला ये नक्शा उसके लिए बेकार था। उसने लाइटर निकाला और फैसला किया कि वो इसे किसी को नहीं देगा। बूढ़े आदमी ने हैरान होकर पूछा कि वो क्या कर रहा है। जिन मुस्कुराया और उसे उसकी बात याद दिलाई। उसने कहा कि उसे इसकी जरूरत नहीं है, और फिर आग पूरे नक्शे में फैल गई। उसे पता था कि इस नक्शे से कोई भी 10वीं मंजिल तक की जानकारी हासिल कर सकता है और उसका फायदा खत्म हो सकता है। बूढ़े आदमी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। नक्शा पूरी तरह आग में जल रहा था। जिन्हें सोचा कि यही सही तरीका है इस खतरे को खत्म करने का। गुस्से में बूढ़ा आदमी चिल्लाया कि वो उसे मार देगा, उसे मिटा देगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, और तभी एक नोटिफिकेशन आया कि शर्त पूरी हो गई है। उसके ऊपर एक चमकता हुआ नीला कार्ड दिखाई दिया और संदेश आया, अग्नि तत्व की क्षमता सफलतापूर्वक कॉपी कर ली गई है। युवक की आंखों के सामने एक सिस्टम विंडो आई, जिसमें बताया गया कि कॉपी किया गया स्किल अब वर्ल्ड मेमोरी में सेव होगा, और साथ ही उस क्षमता की खासियतों का भी जिक्र था। हाथ में आग लिए बूढ़ा आदमी चिल्लाया कि उसे इसका पछतावा होगा और उसे अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। जिन ह्यूक हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि उसे अभी भी समझ नहीं आया, और वो ये भी नहीं जानता कि उसने कार्ड क्यों जलाया। तभी एक मैसेज आया कि पहला लेवल का अग्नि तत्व सक्रिय हो गया है, और जिन ह्यूक के हाथों में भी आग जलने लगी। सामने खड़े लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। जिनकी तरफ देखते हुए योद्धा समझ गया कि ये उसका ही स्किल है, लेकिन इसकी ताकत बिल्कुल अलग है। बूढ़े आदमी ने महसूस किया कि यह लड़का अब एक आम इंसान से बहुत आगे निकल चुका है। उसके पास इतना लेवल है कि उसे उस कार्ड की जरूरत ही नहीं थी। उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। जिन मुस्कुराया और बोला कि अगर वो शांति से टॉवर पर चढ़ना चाहता है तो उसे उसकी बात माननी होगी। जिन ह्यूक वहां से निकल चुका था। जिन लोगों से वो मिला था उन्हें याद करते हुए उसने समझा कि नेशनल म्यूजियम में कुल मिलाकर 4 ही पुराने खिलाड़ी थे, और अब जब टॉवर असली दुनिया बन चुका था तो हर कोई जोखिम कम करना चाहता था। जिन ने हाथ फैलाए और सोचा कि उसे जितनी हो सके उतनी क्षमताएं अपने पास लानी होंगी। वो जानता था कि उसके पास सिर्फ एक ही शरीर है, इसलिए वो हर चीज अपने पास नहीं रख सकता। फिर भी वो मुस्कुराया और सोचा कि वो सब कुछ हासिल कर लेगा। जिन ह्युक ने जेब में हाथ डालकर फैसला किया कि वो सबसे जरूरी और सबसे ताकतवर क्षमताएं ही चुनेगा। अपने पेट पे हाथ रखते हुए उसने कहा कि यही उसकी सीमा है। तभी कैफे का दरवाजा सामने आया और उसने कहा कि अब चावल का सूप खाने का सही समय है। लोग अभी भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। जिन उनके पीछे खड़ा था और टीवी पर चल रही खबर सुन रहा था कि नेशनल म्यूजियम में हुई घटना में कम से कम 23 लोग मारे गए हैं और 50 से ज्यादा घायल हैं। रिपोर्टर ने कहा कि कुछ लोग अभी भी गंभीर हालत में हैं, इसलिए मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। यह भी बताया गया कि हमलावर वही लोग थे जो म्यूजियम में रखे अवशेषों को पाने आए थे। इसके बाद दूसरी इमारतों की तस्वीरें दिखाई गईं और बताया गया कि ऐसी घटनाएं सिर्फ कोरिया में ही नहीं, बल्कि अमेरिका, यूरोप, चीन और जापान में भी हो रही हैं। पूरी दुनिया में यही हाल था। जिन्हें ये सब देखकर सोचा कि सब कुछ उसी के हिसाब से हो रहा है, बाकी देशों के खिलाड़ी भी पीछे नहीं है और टॉवर के लिए तैयार हो रहे हैं। टीवी पर फिर कहा गया कि अब वे म्यूजियम के अंदर लगे कैमरों की फुटेज दिखाएंगे। 3 अलग अलग वीडियो सामने आए और एंकर ने कहा कि यह सब देखना यकीन करना मुश्किल है। किसी ने पूछा कि क्या ये सब किसी आम इंसान ने किया है और क्या ये वही व्यक्ति है जो हाल ही में टॉवर में दिखा था। दूसरे ने जवाब दिया कि वीडियो में दिख रही हरकतें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी मैंग्रोव पेड़ को गिराते वक्त दिखी थी। जिन ह्यूक ने अपने माथे को छुआ और महसूस किया कि अब काफी लोग उसे पहचानने लगे हैं और उसे अपनी पहचान छुपाने का तरीका ढूंढना होगा। टीवी पर खबर आई कि सरकार टॉवर की अचानक मौजूदगी की जांच कर रही है, और यह भी बताया गया कि एक खास विभाग बनाया गया है उन लोगों के लिए जिनकी शक्तियां जाग चुकी हैं। जिनने सोचा कि सरकार ने उम्मीद से भी ज्यादा तेजी से काम शुरू कर दिया है। गिलास में कुछ डालते हुए उसने सोचा कि उन्होंने पहले ही ऐसे लोगों के लिए अलग विभाग बना दिया है और म्यूजियम वाली घटना को उन्होंने एक जरूरी चीज मान लिया है, जो काफी हैरानी की बात थी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उन्हें इसके लिए कुछ हफ्ते चाहिए होंगे। जिन गिलास हाथ में लेकर टीवी देखता रहा जहां बताया जा रहा था कि अब वो प्रतिभागियों से बात करेंगे। स्क्रीन पर एक आदमी आया जिसने खुद को न्यू अवेकेंड एसोसिएशन का प्रमुख बताया। जिन ने तुरंत ध्यान से देखा। उस आदमी ने कहा कि वो यहाँ नए जागे हुए लोगों को भर्ती करने आया है और सब कुछ उनके लेवल पर निर्भर करेगा। लेकिन उसने ये भी कहा कि सैलरी सरकारी नौकरी जैसी होगी और कम से कम सालाना 6 करोड़ तक हो सकती है। जिनने सिर झुकाया और सुना कि टीवी पर दिख रहे लोग एक अलग स्तर के हैं। आगे उस नेता ने कहा कि वो अपने नाम की गारंटी देता है और जो भी जुड़ना चाहे सरकार उसकी हर जरूरत पूरी करेगी।
जिन ह्युक भीड़ के पीछे खड़ा था और लोग आपस में बात कर रहे थे कि उन्हें अभी तक ये भी नहीं पता कि ये लोग असल में हैं कौन। और लड़की ने कहा कि ये सब उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ जैसा लग रहा है। जिन ह्युक मुस्कुराया और उसे वो बात याद आई कि जो लोग प्रसारण में दिख रहे थे वो अलग थे और शायद उनकी पहचान ही उनका असली लक्ष्य थी। उसने हाथ उठाया और समझ गया कि लोग उसे एक खतरे के रूप में देख रहे हैं, लेकिन चाहे कोई कितनी भी कीमत ऑफर करे, उसने कभी किसी के अधीन होने का सोचा भी नहीं था। उसने उस आदमी के बारे में सोचा और समझ गया कि एक अनुभवी खिलाड़ी की कीमत 100 आम खिलाड़ियों से भी ज्यादा होती है। और शायद सांगजिन भी ये बात समझ चुका था, इसलिए वो ऐसे लोगों को पैसे का लालच देकर अपने साथ जोड़ना चाहता था। स्क्रीन को देखते हुए जिन ने सोचा कि अगर उसे एसोसिएशन का लीडर बनाया गया है तो उसके पास जरूर कोई खास क्षमता होगी। लेकिन उसने ये भी सोचा कि शायद वो लंबे समय से टावर खेल रहा है, इसलिए उसे ये जगह मिली है। मुस्कुराते हुए जिन ने कहा कि अगर ऐसा है तो उसकी क्षमता अच्छी होनी चाहिए। उसने हाथ हिलाते हुए कहा कि फिर वो उसे कॉपी करने का मजा जरूर लेगा। अचानक उसका सिर मुड़ा और उसकी नजर घड़ी पर टिक गई। उसे पता था कि जैसे ही सुई आगे बढ़ेगी कुछ बड़ा होने वाला है। उसे टॉवर याद आया और समझ गया कि अब टॉवर का टेस्ट शुरू होने वाला है। लोग एक जगह जमा होने लगे और एक संदेश आया कि टॉवर खुल चुका है। जिन ह्युक भी वहीं खड़ा था। आसपास के लोग चिल्ला रहे थे कि सबको अपना समय लेना चाहिए और कोई कह रहा था कि सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही है जैसा पहले था। जिनने सिर झुकाकर सोचा कि ये सभी अभी नए खिलाड़ी लग रहे हैं। तभी एक बैग दिखाई दिया और एक संदेश आया कि एंट्री के लिए 100 सिक्के दिए गए हैं, जिनका इस्तेमाल टॉवर में किया जा सकता है। साथ ही एक और सिस्टम मैसेज आया कि अगर खिलाड़ी अपनी उपलब्धियों का वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं तो हर 10,000 व्यू पर 100 सिक्के मिलेंगे। लेकिन यह भी बताया गया कि बाहर के लोग जब वीडियो पहली बार देखते हैं तभी वो गिने जाएंगे, इसलिए सोच समझकर वीडियो डालना होगा। और यह भी कि लाइव स्ट्रीमिंग का इस्तेमाल सिर्फ तब किया जा सकता है जब खिलाड़ी बॉस को हराकर अगली मंजिल पर जा रहे हों। एक खोपड़ी का आइकन दिखा और बताया गया कि अगर कोई व्यूज में गड़बड़ी करता है या कोई गलत तरीका अपनाता है तो सख्त कार्रवाई होगी। जिन ने ठोड़ी पर हाथ रखकर सोचा और कल्पना की कि लोग स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं। उसे समझ आया कि ये लाइव सिस्टम ही वो चीज है जो टॉवर के अंदर के खिलाड़ियों और बाहर के लोगों को जोड़ती है। 3 अलग अलग लाइव स्ट्रीम्स दिखाई दी और जिन ने सोचा कि लोग ऐसे वीडियो देखना चाहेंगे जो टॉवर के अंत तक पहुंचते हैं ताकि व्यूज बढ़ सके। उसे यह भी समझ आया कि इस सिस्टम का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है, क्योंकि जो जितना ज्यादा फेमस होगा वो उतने ज्यादा सिक्के कमा सकता है। लोग भागने लगे चिल्लाते हुए कि पहले गोबलिन गुफा पर कब्जा करना होगा। किसी ने उसे धक्का दिया। जिन ने मुड़कर सोचा कि ये लोग बहुत जल्दी में हैं। भीड़ के बीच खड़े होकर उसने समझा कि ये सभी जल्दी से आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि दूसरों से आगे निकल सकें। और उसे यह भी पता था कि उसके लिए सिक्के कमाना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उसे सब कुछ पहले से पता है। लेकिन वो अभी वीडियो बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे अपनी जानकारी भी शेयर करनी पड़ती। उसने सिर उठाकर सोचा कि ऐसा करने से वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। जेब में हाथ डालते हुए उसने तय किया कि उसे सबसे पहले क्या करना है। उसकी नजर एक तरफ गई। उसने एक ढक्कन हटाया और याद किया कि 30वीं मंजिल के समय एक ऐसा फेज आता है जब आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। वो अलग अलग चीजें चेक करता रहा और समझ गया कि वो छिपी हुई चीजों को इकट्ठा करा था। नीचे की मंजिलों को एक्सप्लोर करते हुए वो हर कदम पर सोच समझकर आगे बढ़ रहा था। जिन ह्यूक मशाल लेकर आगे बढ़ा। उसकी रोशनी एक दीवार पर पड़ी और उसे लगा कि आखिरकार उसे एक पुराने खंडहर में जवाब मिल गया है। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने हाथ चेहरे पर रखा और उसे एहसास हुआ कि उसका कैरेक्टर शुरू से ही बेकार था। वो कांपने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सालों की मेहनत के बाद भी उसका कैरेक्टर सबसे खराब निकला। उसने दांत भींचे और कहा कि उसने इसके लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और अब रुकना उसके लिए नामुमकिन है। तभी एक सिस्टम विंडो आई जिसमें कैरेक्टर को डिलीट करने का विकल्प था। जिन ह्यूक ने बिना सोचे हाँ दबा दिया और सब कुछ शुरू से करने का फैसला किया। उसका कैरेक्टर बैगनी रोशनी में चमकने लगा। वो सिम्स ने सोचा कि इस बार वो जरूर अंत तक पहुंचेगा। फिर उसने सिर उठाया और समझ गया कि यह सब 6 साल पहले की बात है। उसके सामने एक विशाल दरवाजा था और एक मैसेज आया कि ये कठिनाई की भूल भुलैया है जिसे मौत ने डिजाइन किया है। इसकी खासियत थी कि इसमें बहुत जटिल रास्ते हैं और अलग अलग तरह के जाल लगे हुए हैं। छाती पर हाथ रखते हुए जिन ह्यूक समझ गया कि 30वीं मंजिल के बाद आगे बढ़ने के लिए यही आधार बनता है और इस जगह पर ही उस क्लियरेंस की चाबी छिपी है। दांत भींचते हुए उसने कहा कि उसने सोचा भी नहीं था कि उसे यह सब फिर से करना पड़ेगा। उसका हाथ पहले से ही उस मुहर पर था और उसने दरवाजा खोलकर अंदर जाने का फैसला किया। अंदर एक बड़ा कमरा था। उसकी नज़र सबसे पहले दीवार पर गई, फिर उसने कुछ मूर्तियां देखी। जिनने सिर घुमाया और महसूस किया कि सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा है। कुछ सफ़ेद तितलियां हवा में रही थीं। एक तितली उसके हाथ पर आकर बैठ गई और उसने कहा कि उसे उससे फिर मिलकर अच्छा लगा। उसकी नज़र साइड में गई। जिन ह्यूक ने कुछ लोगों को देखा और पूछा कि ये कौन है।
एक लड़के ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और कहा कि वो लोग शिकार के लिए जगह ढूंढ रहे थे और उन्हें ये खुली भूल भुलैया मिल गई, इसलिए उन्होंने सोचा कि बंद होने से पहले अंदर आ जाए। पीछे खड़े लोगों ने कहा कि उन्हें लगा कि ये लड़का कुछ जानता है, इसलिए वो उसके पीछे आए। किसी ने ये भी पूछा कि अगर वो अभी अभी आया है तो उसने इस भूल भुलैया में घुसने का फैसला क्यों किया। लड़की ने बालों के पीछे अपनी आंखें छिपाते हुए कहा कि वो लोग भी अंदर चलें। एक लड़के ने कहा कि उन्हें नहीं पता ये भूल भुलैया कितनी बड़ी है या कितनी खतरनाक है। उसने सिर झुकाकर कहा कि अगर दिमाग है तो थोड़ा सोचो, और ये भी कि उन्हें अभी तक ये भी नहीं पता कि टॉवर की शुरुआत में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है। ऊपर देखते हुए जिन ने कहा कि उन्हें चाबी भी नहीं मिली है, लेकिन भूल भुलैया पहले ही खुल चुकी है और ये पहली मंजिल पर है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। जिन आगे बढ़ रहा था और किसी ने कहा कि ये इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि ये पहली मंजिल है। दूसरी लड़की ने बबलगम फुलाते हुए पूछा कि क्या वो उनके साथ चीज़ें शेयर करेगा। पहली लड़की मुस्कुराई और कहा कि ऐसा नहीं होगा। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने कहा कि वो उसे हमेशा के लिए यहीं छोड़ देंगे। हाना ने मुस्कुराकर कहा कि सब साथ में चलें क्योंकि रास्ते वैसे भी एक ही होंगे। जिन ने दूर देखते हुए सोचा कि ये लोग अपनी संख्या पर भरोसा करके उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी सत्य की आंख नाम का स्किल एक्टिव हो गया। लड़की ने कहा कि वो 22 साल की है और दूसरी मंजिल तक पहुंच चुकी है। जिन ने देखा कि उसके पास कांटेक्ट नाम का एक स्किल है जो उसे पहली बार मिली चीजों के करीब जाने में मदद करता है। जिन ने समझ लिया कि ये स्किल किसी को कंट्रोल करने में भी काम आ सकता है, लेकिन इसे एक्टिव करने के लिए 240 घंटे साथ बिताने पड़ते हैं। दूसरे ने अपना परिचय दिया कि वो एक यात्री है और पहली मंजिल पार कर रहा है। एक और लड़की ने कहा कि वो अभी पहली मंजिल पर है और मीना ने कहा कि वो तीसरी मंजिल तक पहुंच चुकी है। एक लड़के ने सिर खुजाते हुए कहा कि उसने और उसके दोस्त ने ये गेम पहले कभी नहीं खेला। जिन ने मुस्कुराकर अपना नाम बताया, लेकिन अंदर ही अंदर उसने सोचा कि ये लोग कभी भी उस पर हमला कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा जानकारी देना सही नहीं है। हाना ने उसका हाथ पकड़कर पूछा कि वो किस मंजिल तक पहुंचा है। उसने उसका हाथ दबाया और कॉन्टैक्ट स्किल इस्तेमाल किया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। जिनने समझ लिया कि यह स्किल कैसे काम करता है और उसने जवाब दिया कि वो जितना हो सकता था उतना आगे पहुंचा है। लड़की को पसीना आने लगा क्योंकि उसका स्किल उस पर काम नहीं कर रहा था। एक आदमी ने पूछा कि यहाँ किस तरह के राक्षस होते हैं। जिन ने नीचे देखते हुए कहा कि ये भूल भुलैया समय समय पर बदलती रहती है। जिन ने बाकी लोगों की तरफ देखा। लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। अचानक जमीन हिलने लगी। नए लोग घबरा गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। लड़की ने चिल्लाकर कहा कि ये तो पहली मंजिल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दीवारों से पत्थर गिरने लगे। हाना लड़खड़ाते हुए खड़ी थी और किसी ने उसे सावधान रहने को कहा। वो एक बड़े पत्थर से बचकर कूदी। कौन ने कहा कि अगर वो रुक गए तो कुचल दिए जाएंगे। एक बड़ा पत्थर जमीन पर गिरा। लोग झुक गए और राहत की सांस ली जब कंपन रुक गया। सब पसीने से भीगे हुए थे। हयामुन ने अपने घुटनों को पकड़ते हुए देखा कि मीना कहीं नजर नहीं आ रही, और उसे हैरानी हुई कि पहली मंजिल की भूल भुलैया इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है। कपड़ों की धूल झाड़ते हुए उन्होंने पूछा कि क्या ये बदलने वाली भूल भुलैया है, और जवाब मिला कि उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। हाना ने ऊपर देखते हुए कहा कि उन्हें तुरंत यहां से निकलना चाहिए क्योंकि यह जगह पहली मंजिल के लिए बहुत खतरनाक है। लड़की ने उससे कहा कि वो अपनी क्षमता से रास्ता ढूंढे, लेकिन वो घबराकर बोली कि भूल भुलैया बदलने के दौरान उसका स्किल काम नहीं कर रहा। उसने डरते हुए कहा कि अब वो सब यहाँ फंस गए हैं और बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। जिन ने जेब में हाथ डाला और सोचा कि ये लोग इतने भरोसे से अंदर आए क्योंकि इनके पास नेविगेशन स्किल वाला कोई था। जिन ह्यूक ने मन ही मन तय कर लिया कि ये नए लोग बिल्कुल बेवकूफ हैं। हाना ने गुस्से में दांत भींच लिए। मुट्ठी कसते हुए उसने जिन ह्यूक को आवाज दी। आगे बढ़ते हुए वो चिल्लाई कि उसे पहले ही बता देना चाहिए था कि भूल भुलैया बदल सकती है। उसने उंगली दिखाते हुए कहा कि जिन ह्यूक की वजह से उनका पूरा ग्रुप लगभग मर गया। बाकी लोग भी उसे घूरने लगे और उस पर आरोप लगाने लगे कि उसे सब कुछ पता था और अब उनका दोस्त गायब हो गया है। जिन ने गहरी सांस छोड़ी। सिर झुकाकर उसने शांत आवाज में कहा कि उसने किसी को भी अपने पीछे आने के लिए नहीं कहा था। डरे हुए चेहरे के साथ वो लोग अपनी ही गलती समझ नहीं पा रहे थे। जिन ने नीचे देखते हुए कहा कि उसने किसी को जबरदस्ती नहीं लाया। निंगुक अपने हथियार को पकड़े हुए चिल्लाया कि अब वो इस जगह में फंस गए हैं और सब कुछ खराब हो गया है। तलवार वाला लड़का बोला कि उसे ये आदमी शुरू से ही पसंद नहीं था। नवागंतुक ने पछताते हुए मुंह खोला। अचानक कुल्हाड़ी दीवार से टकराई और एक लाश जमीन पर गिर गई। हयामिन डर गया और रोने लगा कि उसका दोस्त मर गया। जमीन जोर से हिलने लगी और एक विशाल राक्षस ने दहाड़ मारी। उसे देखकर सब समझ गए, ये मिनोटॉर है। कुल्हाड़ी दीवार में फंसी हुई थी, फिर कुछ देर बाद गायब हो गई। राक्षस ने अपना मुंह पूरी तरह खोल दिया। हाना ने ऊपर देखा और उसे यकीन हो गया कि अब सब खत्म है। जिन ह्यूक आगे बढ़ा और चिल्लाया कि सब अलग हो जाओ। वो तेजी से राक्षस की तरफ दौड़ा। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कर रहा है। मिनोटॉर ने अपना हथियार घुमाया और जमीन जोर से हिल गई।
जिन ह्यूक कूदकर उसके ऊपर चला गया और मुस्कुराया क्योंकि उसने हमला चकमा दे दिया था। लेकिन उसके कंधे पर एक घाव लग गया और सिस्टम ने दिखाया कि उसे उल्लंघन नाम की एक छिपी हुई स्थिति मिल गई है। उसका हाथ राक्षस के सींग से टकराया और उसे समझ आया कि यह स्किल ताकत के अंतर को कम करता है, लेकिन ये दोनों तरफ काम करता है, यानी जितना फर्क कम होगा उतना खतरा भी बढ़ेगा। जिन मिनोटॉर के सिर पर चढ़ गया, फिर नीचे फिसल गया। वो सोच रहा था कि यही रास्ता उसे आगे बढ़ाएगा। राक्षस ने दांत निकाले और जिनको पता था कि यही एक तरीका है जो उसने हजारों बार ट्राई करके सीखा है, वो हंसने लगा। मिनोटॉर ने हमला किया, लेकिन जिन ने उसे चकमा देकर आगे बढ़ गया। उसे याद आया कि वो पहले भी ऐसे हमलों का सामना कर चुका है और उसका स्किल धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसने मुट्ठी भींची और समझ गया कि उसका शरीर अब इन सभी हमलों को पहचान चुका है। वो लगातार चकमा देता रहा और उसका स्किल बढ़ता गया। मिनोटॉर ने गुस्से में हथियार घुमाया और उसे लगा कि उसका दुश्मन कमजोर है, लेकिन जिन समझ गया कि चाहे हमला कितना भी ताकतवर हो, अगर वो लगे ही नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन ने राहत की सांस ली कि उन्होंने इस आदमी से लड़ाई नहीं की। हाना ने डरते हुए समझ लिया कि वो लोग इस राक्षस को खुद नहीं हरा सकते। मिनोटॉर ने दांत पीसे। जिन ह्यूक उसकी हर चाल का मजाक उड़ाते हुए उसे घूर रहा था। राक्षस जोर जोर से गरजने लगा और कुल्हाड़ी तेजी से उसकी तरफ आई। जिन ने समझ लिया कि यही मौका है जल्दी मजबूत बनने का। उसने हमला चकमा दिया और सोचा कि अब उसे एक बड़ा रिस्क लेना होगा। उसकी गर्दन पर एक और चोट लगी और उसने सोचा कि इनाम खतरे के हिसाब से मिलता है। उसने तय किया कि आखिरी समय में हमला चकमा देना एक सही सौदा है। उसके हाथ पर खून लग चुका था। वो पीछे कूदा और समझ गया कि अगर एक गलती हुई तो हालात बिगड़ जाएंगे, इसलिए उसे जल्दी खत्म करना होगा। बाकी लोग दूर खड़े थे और जिनने देखा कि कुछ लोग खुद ही भागने का फैसला कर चुके हैं। हाना ने दीवार पकड़कर कहा कि अगर वो दीवार के साथ चलेंगे तो बाहर निकल जाएंगे। जिन उनके पास गया और पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। एक आदमी कुछ बोलने ही वाला था, तभी लड़की ने हैरानी से आंखें खोल दी। जिन ने उंगली दिखाकर कहा कि अगर वो चाहें तो लड़ाई में शामिल हो सकते हैं। अगर वो उसके हमले को चकमा दे पाए तो उन्हें छिपा हुआ इनाम मिलेगा। मिनोटॉर को देखते हुए उसने कहा कि इनाम शेयर करेंगे। हाना चुप हो गई। बाकी लोग डर गए। लड़की पसीने में भीग गई। तेज हमलों से चारों तरफ पत्थर उड़ने लगे। कुलसिक जमीन पर बैठा हुआ था। जिनने कहा कि या तो झुको या दूरी बनाओ, वरना सब मर जाओगे। सिर सीधा रखते हुए उसने राक्षस से पूछा, क्या उसका फैसला सही था? दुश्मन आमने सामने खड़े थे। एक सेकंड बाद ही एक बड़ा पत्थर जमीन पर गिरा और दीवार से भी पत्थर निकलने लगे। स्तंभ इधर उधर हिलने लगे। पूरा रास्ता गड़बड़ हो गया। जिन ह्यूक दीवार के पीछे छिप गया और हाथ उठाकर बोला कि वो बाद में मिलेंगे। राक्षस पत्थर के सामने खड़ा था। उसने दांत किटकिटाए और हमला करने के लिए हथियार उठाया। पूरे गलियारे में टकराने की आवाजें गूंज रही थीं। हाना ने सिर झुका लिया। घुटनों पर बैठकर वो डर रही थी कि कोई और उनका पीछा न कर रहा हो। जिनने दूर देखते हुए कहा कि उन्होंने जो पराग छुआ था वो मिनोटॉर को आकर्षित करता है, इसलिए वो उनका पीछा करता रहेगा। किसी ने पूछा कि उन्हें इतना लापरवाह क्यों होना पड़ा। जिनने शांत होकर कहा कि उसे अपने स्टैट्स बढ़ाने थे। उसने तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा कि हर बार जब भूल भुलैया बदलती है उसकी ताकत फिर से भर जाती है। ब्लेड पकड़ते हुए उसने कहा कि मिनोटॉर से बार बार मिलकर वो उसे धीरे धीरे मजबूत बना रहा है। लड़की ने पसीने में भीगकर पूछा कि वो ये कब तक करता रहेगा। जिन ने उंगली उठाकर कहा, पूरे 1 महीने तक, जब तक वो भूल भुलैया से बाहर नहीं निकल जाता। ये सुनकर सबने सिर झुका लिया और कहा कि वो अलग हो जाएंगे। जिन ने आंखें बंद करके सुना कि अगर वो अलग चले जाएं तो राक्षस उनका पीछा नहीं करेगा। जिन मुस्कुराया और पूछा कि वो किस रास्ते जाएंगे। लोग वहां से चले गए और जिन समझ गया कि बिना किसी निशान के चलना और ज्यादा खतरनाक है। बाकी लोग चुपचाप खड़े थे। जिन ने खंजर को देखते हुए कहा कि उसे इस भूल भुलैया के बारे में सबसे ज्यादा पता है। हाना ने गुस्से में कहा कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। आंखें बंद करके उसने उसके साथ जाने का फैसला किया। जिन ने हाथ उठाकर कहा कि इस दुनिया में हर चीज की कीमत होती है, यहां तक कि साथ चलने की भी। उसने खंजर लड़की के सामने कर दिया और कहा कि सब अपने सिक्के दे दें। माई और हुआन आगे आए और लड़ाई के लिए तैयार हो गए। गोबलिन उनकी तरफ दौड़े, लेकिन अगले ही पल कटकर गिर गए। तलवारबाज ने एक और वार किया। उधर लाइव प्रसारण तेज हो गया। वीडियो तेजी से टॉप पर पहुंचने लगा। लड़का मुस्कुराया और बोला कि दर्शक इसे पसंद कर रहे हैं। उसके दोस्त ने चश्मा ठीक करते हुए कहा कि पूरा बोर्ड अब सिर्फ उनके बारे में बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि गोबलिन से लड़ाई के कारण उन्हें काफी व्यू मिलेंगे और इससे 1000 सिक्के मिल सकते हैं। तलवारबाज ने हंसते हुए टीम को धन्यवाद दिया। एक और आदमी बोला कि लोग सोच रहे हैं कि उसने सब कुछ अकेले किया क्योंकि वीडियो वैसे एडिट किया गया है। चश्मे वाला बोला कि किसी ने यह भी नहीं देखा कि उसे बफ मिला था।
लेकिन तभी माई और हुआन स्क्रीन देखते हुए रुक गए। बाल्ड गाय नाम का कोई यूजर कमेंट्स में सब खराब कर रहा था। तभी लैपटॉप पर बैठे लड़के ने अचानक स्क्रीन की तरफ देखा। तलवारबाज कह रहा था कि चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में आगे बढ़ने वाले लोग ही सब कुछ पाते हैं। लेकिन तभी कुछ और वीडियो उनकी रैंकिंग से ऊपर चले गए। लड़का भागकर लैपटॉप के पास पहुंचा, जैसे जवाब मांग रहा हो। दुनिया में पहली बार किसी ने एक हथियार को 10 गुना मजबूत कर दिया था। और ये सच में पागलपन था। माँ यानहुआन ने हैरानी से मुंह खोल दिया, उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उधर व्यूज 1 मिलियन से ऊपर जा चुके थे। उसी समय जिन युग ने शांत होकर सबको चुप रहने को कहा और बोला कि यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, सब अपना काम करें। चुलसिक और हाना चले गए और जिन ने उन्हें काई इकट्ठा करने और सोने की जगह तैयार करने को कहा। उन्हें आग जलाने के लिए लकड़ी भी ढूंढनी थी। बहुत सारा काम था जो किसी को पसंद नहीं आ रहा था। नए लोग गुस्से में उसे देख रहे थे, जबकि जिन के चेहरे पर संतुष्टि थी। जिन ने सिस्टम विंडो खोली और सोचा कि अब उसके लिए भी शुरू करने का समय है। उसने एक्सचेंज खोला। उसके सामने दुकान खुल गई और वो खुश हुआ कि आखिर उसे सिक्के मिल गए। वो ध्यान से चीजें देखने लगा और उसने कुछ अजीब चीजें खरीदी। टैरो कार्ड, एक पुरानी चाबी का टुकड़ा और लकड़ी के पहिए का हिस्सा। आखिर में उसने एनहांसमेंट स्क्रॉल लिया। वो मुस्कुराया, क्योंकि ये सब बेकार चीजें लग रही थीं जिन्हें कोई नहीं खरीदता। लेकिन असली बात यह थी कि उन्हें इस्तेमाल कैसे किया जाए। उसने हाथ उठाया और तीनों चीजों को मिलाने का आदेश दिया। एक तेज रोशनी फैली और उसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून मिल गया, एक ऐसी चीज जो उसकी किस्मत को एक बार बढ़ा सकती थी। जिन मुस्कुराया। उसने खंजर निकाला। उसे पता था कि अगर भाग्य की सीमा नहीं समझी तो ये उल्टा भी पड़ सकता है। लेकिन उसे सब पता था, क्योंकि उसे सब याद था। उसने आर्टिफैक्ट एक्टिव किया और अपनी किस्मत को मैक्स कर लिया। एनहांसमेंट की सफलता दर सिर्फ 0.000012% थी और ये चीज फेल होने के लिए बदनाम थी। लेकिन इस वक्त उसकी किस्मत चरम पर थी। उसने खंजर को उठाया और पूरी किस्मत उस पर लगा दी और वो सफल हो गया। ब्लेड में बिजली दौड़ने लगी। जिन ह्यूग के पास अब मैक्स लेवल का खंजर था और वो कोरियन सर्वर पे ऐसा करने वाला पहला इंसान बन गया। इस उपलब्धि का ऐलान पूरे दिन चलता रहा। जिनने कुछ वार करके देखा, फिर खंजर को कंधे पर रखा और सोचा अब उसके पास सच में कुछ काम का हथियार है। तो जीवन और नरक के 10वें दिन ने हाना और चुलसिक को बुरी तरह तोड़ दिया था। उन्होंने जो टहनियां जमा की थीं उन्हें जला दिया था, काय का बिस्तर बना लिया था। लेकिन खाने को बस मशरूम थे और वो भी अब दिल तोड़ने जैसा लग रहा था। हाना ने एक तरफ जिम की तरफ देखा। वो आराम से सो रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे वो मिनट और याद आया जो रोज एक तय समय पर आता था। इस बदलती भूल भुलैया में हर पल मौत और जिंदगी के बीच लड़ाई चल रही थी और जीन ह्यूक इसे ऐसे ले रहा था जैसे ये सब नॉर्मल हो। हाना ने मन में साफ मान लिया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो लोग जिंदा नहीं बचेंगे और उसकी दोस्त भी इससे सहमत थी। वो राक्षस उनका इस्तेमाल करेगा और फिर उन्हें छोड़ देगा। तभी उसका ध्यान फ्लाइंग चैट पर गया। उसने धीरे से पूछा कि क्या किसी को उस आदमी के बारे में कुछ पता चला है। अवेकन ने अपना सिर पकड़ लिया, क्योंकि जवाब मिला कोई जानकारी नहीं। इसके बाद कमेंट करने वालों में झगड़ा शुरू हो गया। लोग उन्हें बेवकूफ कह रहे थे कि वो टावर के बाहर कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं बना पाए। हाना उदास होकर ये सब देखती रही, फिर गुस्से में बोली कि इतना शो क्यों कर रहे हो, और पूछा कि क्या उसके भाई तक कोई खबर पहुंची या गिल्ड ने कुछ कहा। ये सुनकर उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा, क्योंकि उसे पता चला कि उसे अभी 3 हफ्ते और इंतजार करना होगा। चुलसिक ने एक मशरूम मुंह में डालते हुए गिल्ड की बात दोहराई। कुछ भी जानकारी नहीं है। जिन ने नीचे देखते हुए माना कि वो इस बारे में काफी सोच चुका है। उसने कहा कि अगर वो इस पागल इंसान को मार दें और तब तक जिंदा रहें जब तक बड़े लोग उस गुफा तक पहुंचें, तो शायद वो इस नरक से निकल सकते हैं। हाना गुस्से में बोली कि असली सवाल यह है कि उस अत्याचारी से छुटकारा कैसे मिले। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और कहा, क्या अभी जब वो सो रहा है यही सही मौका नहीं है? जीन ह्यूग ने पत्थर घुमाते हुए कहा कि एक बार में काम खत्म हो सकता है, क्योंकि टूटी हुई खोपड़ी के साथ कोई ज्यादा देर नहीं जीता। लेकिन हाना ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने समझाया कि उस आदमी की रिएक्शन स्पीड किसी असली दानव जैसी है। सोते हुए भी अगर उन्होंने सामने से या छुपकर हमला किया तो वो शायद कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बहुत चांस है कि जैसे ही चुलसिक हमला करेगा वो तुरंत जागकर पलटवार करेगा। ये सुनकर लड़के ने पत्थर फेंक दिया और पूछा, तो फिर क्या करें? क्या ऐसे ही दर्द झेलते रहें? हाना ने अपने बैग में तलाश शुरू की और बोली, किसने कहा कि हम ऐसे ही चलते रहेंगे? उसके भाई जो रेवेन गिल्ड में है ने उसे खतरे के लिए कुछ दिया था। उसने एक बड़ा अधपका कद्दू ततिया का जहरीला डंक निकाला। उसमें इतना खतरनाक जहर था कि एक बूंद 100 ट्रोल्स को खत्म कर सकती थी। उसके चेहरे पर अजीब सी पागलपन भरी मुस्कान थी और उसने कहा कि अगर वो सही तरीके से चाल चले तो सामने वाला कुछ कर ही नहीं पाएगा। दूसरी तरफ जिन उदास लग रहा था। हाथ में लकड़ी की प्लेट लेकर बोला कि आज फिर मशरूम और तली हुई काई ही खानी पड़ेगी, जैसे कोई सर्वाइवल मूवी चल रही हो।
हाना ने भौहें चढ़ाकर कहा कि और कुछ है ही नहीं खाने को, लेकिन वो चाहे तो चूहा या पतंगा पकड़ सकता है, और उसे ये बात बदतमीजी लगी। जब वो लोग खाने बैठे तो दोनों ने एक दूसरे से जरूरत से ज्यादा नम्रता से बात की, खाना पानी ऑफर किया। हाना बार बार सर्व करते हुए बोली कि अभी बहुत सारा ऐसा खाना बचा है। जिन ने अच्छी भूख कहा, और जैसे ही उसने पहला मशरूब खाया वो थोड़ा असहज दिखा। दोनों से उम्मीद भरी नजर से देख रहे थे। अचानक लकड़ी की प्लेट नीचे गिर गई। चुलसिक के मुंह से काला तरल निकलने लगा। हाना डर गई। उसका दोस्त अपना गला पकड़कर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हाना घबराकर जिन की तरफ देखने लगी। जिन ने शांत आवाज में पूछा, क्या सच में तुम्हें लगा कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ का खाना खा लूंगा? तभी साफ हो गया कि उसे जहर का पता था। जब चुलसिक मरने के करीब था, जिन ने बताया कि जैसे ही वो लोग एक पल के लिए ध्यान हटे, उसने प्लेट बदल दी थी। फिर जिन ने सिस्टम खोला और कहा कि हाना गैरकानूनी तरीके से लाइव स्ट्रीम चला रही थी। हाना गुस्से में चिल्लाई, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? लेकिन जिन ने शांति से सिस्टम का नियम पढ़ा कि लाइव स्ट्रीम सिर्फ तब चालू हो सकता है जब बॉस से लड़ाई होनी हो, और अगर कोई गड़बड़ी या धोखा पकड़ा गया तो कार्रवाई होगी। इसके बाद उसने सीधे हाना के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी। अवेकन ने नफरत भरी नजर से देखा और कहा कि उसके चेहरे पर जो हताशा दिख रही थी वो देखने लायक थी, और फिर उसने सहमत पर क्लिक कर दिया। तुरंत हाना के चारों तरफ एक चेतावनी रिंग बन गई। सिस्टम ने बताया कि शिकायत दर्ज हो चुकी है और अनजान यूजर्स हटा दिए गए हैं। हाना घबराकर देखती रही कि उसका पूरा सपोर्ट ग्रुप कट गया है। जिन अब खुश दिख रहा था, क्योंकि जुड़े हुए लोग अब 1 महीने तक कोई वीडियो नहीं देख पाएंगे, और अगर फिर गलती हुई तो हमेशा के लिए हटा दिए जाएंगे। अरेकेन डर गया। उसे समझ नहीं आया कि सब अचानक कहाँ गायब हो गए। सिस्टम ने बस इतना बताया कि अब उसके लिए सजा तय हो चुकी है और आगे उसका इंतजार कर रहा है एक बेहद क्रूर किस्मत। और तभी उसी पल पूरी भूल भुलैया जोर से कांप उठी। पास के एक मोड़ से अचानक एक मिनट और बाहर आया, गुस्से से दहाड़ता हुआ। उसके हाथ में हथियार था और वो सीधे उनकी तरफ दौड़ा। हाना ने उम्मीद भरी नजरों से जिन की तरफ देखा और पूछा, अब तो तुम लड़ोगे ना? लेकिन उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाकर उससे बस इतना कहने की गुजारिश की कि वो कहाँ छिपे। जिन ने उसे ठंडे अंदाज में रोक दिया और बोला कि वो उसके रास्ते में रुकावट है। फिर मुड़ते हुए याद दिलाया, तुमने मुझे जहर देने की कोशिश की थी, तो मैं तुम्हें कुछ क्यों बताऊं? हाना ने टूटती आवाज में कहा कि वो पहले ही अपनी गलती मान चुकी है, लेकिन जिन ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और तभी सिस्टम की आवाज आई, कौशल कॉपी करने की शर्तें पूरी हो चुकी हैं। जिन ने उसे नीचे देखते हुए कहा कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं बची। हाना गुस्से और डर में चिल्लाई, तुम्हें इसका पछतावा होगा। उसने अपनी छाती पर हाथ रखकर कहा कि उसका बड़ा भाई रेवेन गिल्ड में है। अगले ही पल एक जोरदार हमला उसकी तरफ आया और उसे साइड में कूद कर बचना पड़ा, लेकिन जीन ह्यूक ने छलांग लगाकर वो वार खुद टाल दिया। अवेकन डर के मारे ये लड़ाई देख रहा था, और जिन चाहता था कि वो ध्यान से देखे ताकि समझ सके कि उसमें और उन बेवकूफ लोगों में कितना फर्क है। उसने अपना खंजर निकाला और सीधे मिनोटॉर की तरफ दौड़ पड़ा। उसने कई तेज वार किए, लेकिन राक्षस की मोटी खाल पर गहरे घाव नहीं बने। जीन ह्यूक ने पलटवार से बचने के लिए हवा में पलटी मारी और किनारे पर उतर गया, ये समझते हुए कि अभी मौका है कमजोरी ढूंढने का। वो फिर से हमला करने दौड़ा, लेकिन उसे साफ समझ आ गया कि इस बॉस को ऐसे मार पाना आसान नहीं है। जीन हक ने कुल्हाड़ी के वार को चकमा दिया, ब्लेड के नीचे से फिसल गया और फिर एक आग की लपट छोड़ी, लेकिन मिनोटॉर ने गरज कर उसे बुझा दिया। उसी समय जिन ने उसके पैरों पर वार किया और अब वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जैसे ही मिनोटॉर घुटनों के बल गिरा, जिन मुस्कुराया और बोला, जितनी मांसपेशियां बढ़ती हैं उतना ही शरीर सख्त हो जाता है। मिनोटॉर की आंखें सिकुड़ गईं। उसे एहसास हो गया कि अब असली पल आ गया है। उसने दांत भींचे, मुंह से भाप निकली और वो अपना आखिरी दांव लगाने के लिए तैयार हो गया। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपना उन्माद एक्टिव कर दिया। वो जोर से दहाड़ा, आसपास की हवा और मलबा तक हिलने लगा। जीन ह्यूक ने खुद को अपने हथियार से ढक लिया। हाना के गालों पर आंसू गिर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़ाई जीतना कैसे संभव है। तभी सिस्टम ने 5 मिनट की उल्टी गिनती शुरू की और ऊपर से उन्हें बोलने का मौका दिया गया, लेकिन मिनोटॉर ने गुस्से में धमकी दी, वो उसे टुकड़ों में तोड़ देगा, धूल में मिलाएगा और इस भूल भुलैया में बिखेर देगा। उसने अपनी कुल्हाड़ी जिन की तरफ तानी और कहा कि इसके बाद वो यहाँ कभी कदम नहीं रख पाएगा। जिन ने अपने खंजर को कसकर पकड़ा, महसूस किया कि उसका कंट्रोल पहले से बेहतर हो गया है और हल्की सी मुस्कान के साथ लड़ने की मुद्रा में आ गया, जैसे दुश्मन को खुद हमला करने के लिए बुला रहा हो। मिनोटॉर तेजी से उसकी तरफ दौड़ा, चिल्लाते हुए कि वो उसे कुचल देगा। जिन ने उसकी कुल्हाड़ी को अपने चाकू से रोका। आत्मविश्वास से भरी नजरों के साथ वो लगातार वार करता रहा। मिनोटॉर ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन पीछे खड़ी हाना ये देखकर हैरान रह गई। अब जिन वारों से बच नहीं रहा था, बल्कि सीधे उनकी ताकत झेल रहा था। उसने डरते हुए कहा, यह आदमी पागल है, एक बॉस लेवल का राक्षस। लेवल 10 स्किल के साथ अगर पूरा रेवेन गिल्ड भी यहां होता तो भी शायद नहीं जीत पाता।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिन मुस्कुरा कैसे रहा है। स्टील के टकराने से चिंगारियां उड़ रही थीं। जिनके चेहरे पर लड़ाई का जुनून साफ दिख रहा था। हाना को समझ नहीं आया इतनी खतरनाक हालत में भी वो मुस्कुरा कैसे सकता है। लेकिन अंदर ही अंदर जिन कुछ और सोच रहा था। उसे याद आ रहा था कि वो इस लेवल पर कैसे फंसा था। उसे इस दुनिया से नफरत थी जहां चाहे जितना भागो हकीकत बदलती नहीं। उसे लग रहा था जैसे वो बेबस है, जैसे गेम की तरह ये दुनिया भी बेरहम और बहुत मुश्किल है। लेकिन तभी जैसे इस दुनिया ने उसे जवाब दिया हो, जिन ने फिर से वार किया और उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। धीरे धीरे उनके बीच का फर्क बढ़ता गया। मिनोटॉर जितना भी हमला करता उसका वार पत्थरों से टकरा जाता। राक्षस खुद समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी उसके सामने एक चमकती हुई लाइन सी निकली और चैलेंजर ने पत्थर को 2 टुकड़ों में काट दिया। फिर उसने मिनोटॉर पर कई तेज वार किए और तुरंत दूरी बना ली, उसकी हर हरकत पर नजर रखते हुए। मिनोटॉर ने गुस्से में मुट्ठी भींची और बोला, इंसान बस चालाकी कर सकता है। वो उसका पीछा करते हुए चिल्लाया कि आखिर में वो उसे खरोंच तक नहीं दे पाएगा। लेकिन अचानक वो वहीं रुक गया, जिनके पैर जमीन पर टिके। उसने तिरस्कार भरी नजर से उसकी मुट्ठी को देखा, जो उसके चेहरे के सामने आकर रुक गई थी। मिनोटॉर जैसे जम गया था। जिन्हें शांत आवाज में कहा, तुम्हारा उन्माद खत्म हो चुका है, 5 मिनट पूरे हो गए। मिनोटॉर इस रुकावट से और भी ज्यादा गुस्से में भर गया। रोश वाली स्किल सिर्फ 5 मिनट तक अपनी पूरी ताकत दिखा सकती थी, लेकिन उसके बाद एक भारी साइड इफेक्ट आता था। यूजर पूरे 1 दिन के लिए सस्पेंडेड हालत में चला जाता, मतलब बिल्कुल बेकार हो जाता। जिनने स्टैट्स की विंडो खोली, 57 वायलेशन पॉइंट्स को देखते हुए खुद से बोला कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 19 लेवल का गैप भी कवर किया जा सकता है। उसके पीछे खड़ा दुश्मन गुस्से में था, लेकिन जिन पूरी शांति से ये सोच रहा था कि उसके पास अभी 20 दिन बचे हैं और उसका टारगेट है इसी स्पीड से 100 पॉइंट्स तक पहुंचना। हाँ छिपते छिपाते सामने आई और धीरे से पूछा, खत्म हुआ? जिन ने शांत आवाज में कहा, उन्माद तो खत्म हो गया, लेकिन मिनोटॉर से बस थोड़ी देर के लिए ही छुटकारा मिला है। हाना डरते हुए उसकी तरफ देखती रही, तो जिन ने समझाया अगर भूल भुलैया फिर से बदली तो वो राक्षस फिर आएगा और हमें करीब 1 दिन इंतजार करना पड़ेगा। उसने 2 उंगलियां दिखाकर कहा, अभी भी 20 दिन बाकी हैं और मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं यहाँ पूरा 1 महीना रहने वाला हूँ। 20 दिन बाद एक और लड़ाई के दौरान वही गुस्से वाला मिनोटॉर फिर सामने आया। उसने फिर हमला किया, लेकिन इस बार जिन ने बस उसके वार की दिशा पढ़ी और आसानी से बच गया, जिससे उसके वायलेशन पॉइंट्स और बढ़ गए। फिर उसने पलटवार किया और आखिरकार वो 100 पॉइंट्स तक पहुंच गया, जो उसका लक्ष्य था। मिनोटॉर गरजता हुआ फिर हमला करने दौड़ा, लेकिन इस बार जिन ने सीधा उसके जबड़े पर जोरदार वार किया। उसने मुस्कुराकर कहा, जितना मैं आगे बढ़ रहा हूं उतना ही ये दुश्मन कमजोर होता जा रहा है। बड़ा बॉस उसकी मुट्ठी के झटके से पीछे उड़ गया। जिन ने हल्के अंदाज में कहा, सब मूड का खेल है। फिर उसने मिनोटॉर के सींग पर पैर रख दिया, कोहनी घुटने पर टिकाई और बोला, अब अलग होने का टाइम आ गया है। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ गया। हाना ने अपनी मुट्ठी सीने पर दबा ली। उसका दिल तेज धड़क रहा था। जब जिन ने कहा कि अब उसे तय करना है कि उसके साथ क्या करना है तो वो डर गई। फिर अचानक जिन ने कहा, अब से वो गोवेन कंपनी के लिए इंटर्न्स भर्ती कर रहा है। हाना हैरान रह गई, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जिन ने उसे गौर से देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई खास लालच या चाहत नहीं दिखी, जैसे उसे इसमें दिलचस्पी ही नहीं है। जैसे ही वो जाने लगी, अचानक हाना जोर से बोली कि उसे इसमें बहुत इंटरेस्ट है, वो जुड़ना चाहती है, क्योंकि वो काफी समय से कुछ ऐसा ही चाह रही थी। जिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब कोई कैंडिडेट इतना तय होकर बोलता है तो अच्छा लगता है। वो उसके पास आया और पूछा, तुम मेरी कंपनी के लिए क्या कर सकती हो? हाना ने तुरंत कहा, मेरे पास कांटेक्ट वाली क्षमता है, लोगों से जुड़ने और रिश्ते बनाने की ताकत जो मैनेजमेंट में बहुत काम आ सकती है। लेकिन जिन ने बोर होकर उसे देखा, क्योंकि वो ये क्षमता पहले ही हासिल कर चुका था, तो उसके लिए ये कुछ खास नहीं था। जीन ह्यूक उसके पास आया और बोला, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी, क्या मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है? जिन ने ठंडे अंदाज में कहा, यह सब बहुत कमजोर है। हाना की आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से बताया कि जो लोग पहले गोएन कंपनी में चुने गए थे उनके साथ क्या हुआ था और थोड़े समय की मांग की। लेकिन जिन ने मुस्कुराकर साफ मना कर दिया। हताश होकर जीन ह्यूक चिल्लाई, वो ब्रह्म की अंगूठी दे देगी। हाना तुरंत उसके पैर पकड़कर बोली कि उसके भाई ने चीन के साथ डील की थी कोरियन जिनसेंग के बदले में, और वो अंगूठी उसी से जुड़ी है। अब वो अपनी जान की भीख मांग रही थी। ये सुनकर जिन की भौहें ऊपर उठ गईं, क्योंकि रेन गिल्ड के पास ब्रह्म की अंगूठी होना बड़ी बात थी। ये पहली मंजिल की सबसे बेहतरीन चीजों में से एक थी। मूवमेंट स्पीड बढ़ाती थी, मैजिक रेजिस्टेंस देती थी और राक्षसों के दिमाग को भी रोक सकती थी। जिन ने आई ऑफ ट्रुथ चालू किया ताकि ये पक्का कर सके कि हाना झूठ नहीं बोल रही। फिर उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बधाई हो, तुम अब गोवेन कंपनी की इंटर्न हो। हाना ने राहत की सांस ली, वो बच गई थी।
लेकिन अगले ही पल जिन ने 3 उंगलियां दिखाई और बोला, हमारी कंपनी इंटर्न्स को पैसे नहीं देती। जब भी जहां भी बुलाया जाएगा तुम्हें तुरंत पहुंचना होगा, चाहे सुबह के 3 बजे हो या जेजू आइलैंड, कोई बहाना नहीं चलेगा, इसे याद रखना। हाना हैरानी से उसे देखती रही। जब जिन ने कहा कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, तो वो कंफ्यूज हो गई कि उसे क्या साइन करना है। जिन ने मुस्कुराकर मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एक्टिव किया और बोला, ये ज़रूरी है। फिर उसने कॉन्टैक्ट स्किल और आग का एलिमेंट जोड़ दिया। जैसे ही सियोल ब्रांड स्किल एक्टिव हुई, उसकी हथेली चमकने लगी। उसने हाना को चेतावनी दी, थोड़ा गर्म लगेगा। उसने उसके कंधे को पकड़ा और हाना को यकीन नहीं हो रहा था कि ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा। चमकती हुई हथेली उसकी तरफ बढ़ रही थी। जिन ने मजाक में पूछा, क्या सच में तुम्हें लगा था कि मैं सिर्फ कागज पर साइन कराऊंगा? हाना की आंखों में फिर आंसू आ गए। उसे गोवेन कंपनी में शामिल होने की बधाई दी गई और वो जीन ह्यूग को रोकने की कोशिश करती रही। लेकिन अगले ही पल एक जोरदार चीख गूंजी जिसमें पूरी भूल भुलैया को हिला दिया। आखिरकार दरवाजे खुल गए और तेज रोशनी अंदर आई। हाना बाहर निकलते ही घुटनों के बल गिर गई और खुशी से रोने लगी। वो बच गई थी। तभी सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया कि जो भी इस लेवल को पार कर गया है उसे 5,000 कॉइन्स मिलेंगे। हाना ने राहत की सांस ली और सोचा, शायद यही उसकी सारी तकलीफों का इनाम है। लेकिन जैसे ही जिन उसकी तरफ मुड़ा, हाना खुद ब खुद पीछे हट गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सीधा बोला, पैसे दो। हाना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन जिन ने अपने अकाउंट को देखते हुए सोचा कि उसके पास अब 10,000 से ज्यादा कॉइन्स हो चुके हैं और इस समय तो कोई भी इतना अमीर प्लेयर नहीं था। फिर उसने हाना की तरफ इशारा किया और कहा कि 3 दिनों के अंदर ब्रह्म की अंगूठी लेकर आना। हाना ने तुरंत विरोध किया, 3 दिन बहुत कम है। जिन ने उसे ठंडी खतरनाक नजर से देखा और टाइम और घटाकर 2 दिन कर दिया। दर्द और डर के बीच हाना को समझ आ गया कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है। उसने बस इतना कहा, मैं कोशिश करूंगी। शहर के एक बड़े बिलबोर्ड पर 2 लोग चर्चा कर रहे थे कि कोरिया का सबसे ताकतवर गिल्ड DAGUN सिर्फ एक हफ्ते में तीसरी मंजिल के बॉस को हराने की तैयारी कर रहा है। ये गिल्ड देश में सबसे आगे था। भले ही अमेरिका, यूरोप और जापान के खिलाड़ी भी टावर में जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन कोरिया के लिए यह मामला बहुत बड़ा था। जिन स्क्रीन देख रहा था जहां होस्ट पूछ रहा था, क्या चीन की तरफ से कोई बयान आया है? लेकिन सामने वाले ने कहा, दूसरों का इंतजार करने से अच्छा है कि खुद ही सामना किया जाए। उनका मानना था कि ड्रैगन गिल्ड बिना किसी बाहरी मदद के ये कर सकता है। जीन ह्यूक ने यह सुनकर हल्का सा सिर हिलाया। उसे ये प्लान थोड़ा जल्दबाजी लगा। उसे भरोसा नहीं था कि यह फैसला सही साबित होगा, लेकिन वो समझ गया कि वो लोग इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स हासिल करने के लिए, जबकि हर फ्लोर के लिए 90 दिन का टाइम मिलता है। मतलब अभी तीसरी मंजिल पर जाने की कोई मजबूरी नहीं थी, यहां तक कि दूसरी मंजिल पर भी जल्दी करने की जरूरत नहीं थी। अगर लोग धीरे धीरे खुद को मजबूत नहीं करेंगे और सीधे कठिन लेवल पर कूदेंगे तो वो बस मर जाएंगे और शायद इंसानों को दूसरा मौका भी नहीं मिलेगा। जिन ने तय किया कि पहले वो पिछले महीने की सारी घटनाओं के बारे में सही जानकारी जुटाएगा ताकि अफवाहों और झूठ के बीच से सच्चाई निकाल सके। इसलिए उसने उन लोगों से मिलने का सोचा जिन पर वो भरोसा करता था, इन्फॉर्मर्स जिनकी जानकारी पर वो पूरा यकीन करता था। उसने अपने फोन पर ट्रायल टावर फोरम में एक यूजर सर्च किया। कुछ देर बाद वो एक कैफे में बैठा था। सबसे पहले आया टैमिन, जिसे वो बॉल्ड हेड के नाम से जानता था। फिर आई योनहुआ, जिसे फायर फिस्ट कहा जाता था। जिनने अपने पुराने दोस्तों को देखा जिनके साथ उसने 2 साल पहले गेम खेला था, लेकिन असल जिंदगी में वो अपने कैरेक्टर जैसे बिल्कुल नहीं दिखते थे। उसने सोचा भी नहीं था कि उनका पहला ग्रुप ऐसे बनेगा। आई ऑफ ट्रुथ का इस्तेमाल करके जिनने दोनों को चेक किया। जैसे गेम में होता था वैसे ही यहाँ भी उन्हें खास क्षमताएं मिली थीं। टैमिन के पास मशीन किंग जैसी ताकत थी, जिसमें कोई बड़ी कमजोरी नहीं थी और वो बड़े लेवल की लड़ाई में काम आती थी। वहीं योन हुआ के पास ताइक्वांडो मास्टर की क्षमता थी, जो क्लोज फाइट में बहुत काम की थी। दोनों लगभग एक ही लेवल के थे और साफ था कि वो साथ में हंटिंग करते हैं। जिन हल्का मुस्कुराया। उसे याद आया कि पहले भी उनकी टीम अच्छी चलती थी। तभी उसके अंदर स्किल कॉपी करने की शर्तें भी एक्टिव हो गईं। इतने में टैमिन ने हाथ बढ़ाया और बोला, अब तेरी बारी है, अपना नाम बता। जिन थोड़ा कंफ्यूज हो गया और फिर अपना नाम बताया। फिर हंसते हुए बोला कि उसका पुराना यूजर नेम कैप्टन बोरिंग था और उसे अब शर्म आती है कि उसने 11 साल पहले ऐसा नाम रखा था। उसके दोस्त चौंक गए जब जिन ने कहा कि वो 27 साल का है और पहले पाफिका टी पर स्ट्रीम करता था। टैमिन ने कहा कि वो कभी कभी उस प्लेटफॉर्म की वीडियो देखता है। जिन ने नीचे देखते हुए कहा, अब वो ये सब नहीं करता। टैमिन ने मुस्कुराकर उसका कंधा थपथपाया और कहा, आराम से रह, हम तो काफी समय से साथ खेल रहे हैं। जिन ने योनहुआ की तरफ देखा और उसे अच्छा लगा कि वो लोग इतने सहज हैं। उसे एहसास हुआ कि वो उन लोगों से थक चुका था जो सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहते थे या उसे धोखा देते थे। इतने समय बाद उसे पहली बार अपने पुराने दोस्तों के बीच सुकून महसूस हुआ। फिर उसने उनसे पिछले महीने की सारी जानकारी ली। भूल भुलैया में क्या हुआ, दुनिया के बड़े गिल्ड कैसे बढ़ रहे हैं,
अभी के ट्रेंड्स क्या हैं, और माइनर्स ग्रुप के बारे में जिसने एक फैक्ट्री बनाकर लोगों का अपहरण करना शुरू कर दिया था। कैमिन थोड़ा आगे झुककर बोला, क्या तू सच में 1 महीने से गायब था? और जब जिन ने हाँ कहा तो उसने कहा, तो तूने एग्ज़ाम नहीं दिया? जिन ने हैरानी से पूछा, कौन सा एग्ज़ाम? कुछ ही देर में वो लोग टैक्सी में थे। कैमिन ने समझाया, जब टावर पहली बार आया तो बहुत सारे खिलाड़ी अंदर गए, लेकिन दूसरी मंजिल से मौतें तेजी से बढ़ने लगी। इसलिए एसोसिएशन ने नियम बना दिया, सिर्फ वही लोग दूसरी मंजिल पर जा सकते हैं जो टेस्ट पास करें। योनहुआ ने अपनी कलाई दिखाते हुए कहा, पास होने पर एक कंफर्मेशन कोड मिलता है। जिन ने सिर हिलाया। उसने समझ लिया कि अवेकन एसोसिएशन, जिसका लीडर सांगजिन है, लोगों को बचाने के नाम पर असल में ताकतवर लोगों को इकट्ठा कर रहा है। जिन हल्का मुस्कुराया, अगर ऐसा है तो वो इस सिस्टम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। कुछ ही देर में टैक्सी एसोसिएशन के हेडक्वार्टर के सामने रुक गई। एसोसिएशन बनने के बाद जिन खिलाड़ियों की रेटिंग एफ या उससे नीचे थी, उन्हें दूसरी मंजिल में जाने का मौका ही नहीं मिलता था। वहीं जिनकी रेटिंग ऊंची थी, उन्हें तुरंत देश के टॉप गिल्ड से ऑफर मिलने लगते थे। इसलिए टेस्टिंग एरिया में 3 तरह के लोग जमा हुए थे। कुछ ऐसे थे जो पागलों की तरह टावर में घुसने का मौका चाहते थे और अच्छी रैंक के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। कुछ लोग सिर्फ सनसनी के पीछे थे, उन्हें बस हाई रेटिंग चाहिए थी ताकि नाम बन सके, क्योंकि ये सब अचानक उनकी जिंदगी में आ गया था। और फिर तीसरी तरह के लोग थे जो दुनिया के सामने अपना हक दिखाना चाहते थे और बस अंदर बाहर आते जाते दिख रहे थे। तभी रेवन गिल्ड के मेंबर्स दिखाई दिए और उन्हें तुरंत पहचान लिया गया। लेकिन जैसे ही लोगों ने उनके पीछे खड़े उस खास आदमी को देखा, कैमरे एकदम चमकने लगे। फाइटिंग गिल्ड का किम भीड़ को देखकर चिढ़ गया। उसने चश्मा उतार कर पूछा, ये कैसी भीड़ है? अब कोई भी यहाँ कैसे आ जा रहा है? उसने अपने साथी की तरफ देखा और कहा, ज्यादातर लोग बस जल्दी अमीर बनना चाहते हैं या फेम चाहते हैं। फिर उसने रास्ता साफ करने को कहा, क्योंकि रिपोर्टर्स उनका इंतजार कर रहे थे और वो यहाँ टाइम बर्बाद नहीं कर सकते थे। किम ने अपने साथ आए लड़के को घूर कर देखा और कहा, तुम यहाँ सिर्फ हमारी वजह से आए हो तो पीछे मत हटो, सामना करो। डरे हुए भाई बहनों ने सिर हिलाकर कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स ने भीड़ को हटाना शुरू कर दिया। लोगों को धक्का देकर रास्ता खाली कराया ताकि स्टार्स अंदर जा सके। कुछ देर बाद वो लोग जिन कंपनी के सामने पहुंच गए। एक गार्ड ने जिन की तरफ उंगली उठाकर कुछ कहा, लेकिन जिन ने ध्यान ही नहीं दिया। जब उसे समझ आया कि उससे बात हो रही है तो उसने खुद की तरफ इशारा करके कहा, मुझे नंबर मिला है, मैं लाइन में हूं तो मैं क्यों हटूं? हाजिन ने गुस्से में अंगरक्षक को एक तरफ धकेल दिया, जैसे वो किसी बेकार आदमी से छुटकारा पा रहा हो। फिर उसने जिन के कंधे पर उंगली रखते हुए कहा, तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? अभी भी टाइम है, पीछे हट जा। तभी जिनको पीछे से फुसफुसाहट सुनाई दी। इस आदमी से भिड़ना मतलब मौत को बुलाना है, और उसे समझ आ गया कि यह हान का बड़ा भाई है। जिन ने तुरंत आई ऑफ ट्रुथ चालू की ताकि उसकी क्षमता देख सके, और पता चला कि उसके पास घातक अटैक वाली स्किल है। हाँ, जिन ने जेब में हाथ डालते हुए पूछा, क्या देख रहा है? लेकिन जिन बस कॉपी स्किल की शर्तें पढ़ रहा था। तभी उसे समझ आया, अगर दुश्मन की नफरत ज्यादा हो तो उसकी स्किल कॉपी की जा सकती है। इतने में उस आदमी ने जिन को धक्का दिया और चिल्लाया, इग्नोर करना बंद कर। भीड़ भी अब उसे नहीं बचा सकती थी। तभी हाना भी वहां पहुंच गई। उसने जिन को देखा, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। जिन ने उसकी तरफ एक अजीब सी मुस्कान फेंकी। आज जिन गुस्से में था कि कोई आम आदमी यहां उसकी इज्जत गिरा रहा है, लेकिन तभी जिन ने उसकी उंगली पकड़ ली और एक ही झटके में तोड़ दी। हाँ, जिन दर्द से चीखते हुए अपनी उंगली पकड़कर पीछे हट गया। जिन आराम से पानी पी रहा था और उसी पल उसने उसे जोर से पीछे धक्का दे दिया। गुस्से में आकर उस आदमी ने हथियार निकाल लिया और चिल्लाया, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? ये देखकर आसपास के लोग भी शोर मचाने लगे। जिन ने तुरंत महसूस किया कुछ गड़बड़ है। उसने अपने हाथ में पानी की बोतल कसकर पकड़ ली। अगले ही पल हमलावर की आंखों में पानी आ गया। उसने हवा में वार किया, लेकिन जिन ने एक तेज घुटने के वार से उसे गिरा दिया। वो आदमी चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। भीड़ हैरान रह गई। अभी क्या हुआ? क्या वो सच में गिर गया? भीड़ के बीच हाना कांप रही थी, उसकी आंखों में डर था। वो खुद से पूछ रही थी कि वो यहाँ क्यों आई। तभी अचानक भीड़ से एक आदमी आगे आया और सबको रुकने को कहा। जिन ने उसे देखते ही पहचान लिया। ये किम था, जिसे फाइटिंग फादर कहा जाता है। उसने तुरंत आई ऑफ ट्रुथ लेवल 1 इस्तेमाल किया, लेकिन तुरंत नोटिफिकेशन आया, लेवल गैप ज्यादा है, स्किल काम नहीं करेगी। किम की आंखें गुस्से से जल रही थीं। जिन ने मन में सोचा, सुना था ये लेवल 20 से ऊपर है। किम ने नीचे पड़े आदमी को देखा और बोला, इसे बाज की तरह नजर रखनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, ये लोग काम के हैं। जिन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम चीन को जो चीज सप्लाई कर रहे हो वो कोरियन जिनसेंग है ना? ये सुनते ही किम के चेहरे पर तनाव आ गया। उसने दांत भींचते हुए पूछा, तू है कौन? हाना दूर से ये सब देख रही थी। किम कुछ कहता उससे पहले ही जिन ने हाथ फैलाकर कहा, क्या इससे फर्क पड़ता है? असली सवाल यह है कि उसके साइड इफेक्ट से कैसे छुटकारा पाया जाए। ये कहते हुए वो हल्का हंस पड़ा। लेकिन अचानक माहौल बदल गया।
किम ने अपनी बाहें छाती पर बांधी और ब्लैकआउट लेवल 3 स्किल एक्टिव कर दी। ये देखकर कायमिन तुरंत जिन की मदद के लिए दौड़ा। किम की आंखें आग की तरह चमकने लगीं। कुछ ही सेकंड में पूरा एरिया एक डंगौन जैसा बन गया। अंदर जिन ने दीवार को छूकर पूछा, ये सच में प्रोटेक्टिव दीवार है? किम ने पूछा, तुमने सच में 10 डंगौन क्लियर किए हैं, क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम झूठ नहीं बोल रहे? जिन ने बिना घबराए अपने दिमाग में कोरियन जिनसिंग की इमेज सोची और शांत होकर कहा, यह चीज शरीर की ताकत और दिमाग दोनों को वापस ठीक करने के लिए जरूरी होती है, लेकिन अगर कोई उसे खा ले तो एक बड़ा साइड इफेक्ट आता है, मैजिक टॉक्सिसिटी। ये कहते हुए जिन ने अपने दिमाग में एक ऐसे जादूगर की इमेज बनाई जो इसी वजह से बुरी तरह गिर चुका था। फिर उसने वो कल्पना हटाई, 3 उंगलियां उठाई और बोला, शायद अभी तुम लोग उसी परेशानी में हो और इससे निकलने के सिर्फ 3 तरीके हैं। उसने एक एक करके अपने दिमाग में कोराजियन एक्सट्रैक्ट, मूनस्टोन और सबसे जरूरी मंड्रागोरा रूट की तस्वीर सोची। फिर उसने हाथ साइड में फैलाकर कहा, तुम लोग मंड्रागोरा रूट ढूंढ रहे हो ना? मैं बता सकता हूं वो कहाँ मिलेगा। और सीधे पूछा, अब तो मुझ पर भरोसा है? कि उनके चेहरे पर ठंडा पसीना आ गया। उसे समझ आ गया कि जिन जो बोल रहा है वो बिल्कुल वही है जो उसके स्काउट्स और रिसर्च टीम ने बताया था। लेकिन दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, ये आदमी है कौन? तभी जिन हल्की खतरनाक मुस्कान के साथ बोला, तो मानते हो? अचानक किम ने तलवार उसकी तरफ तान दी और सख्त आवाज में बोला, कोई चाल मत चलना वरना बुरा होगा। ये सुनकर जिन ने हल्का सा नाखुश चेहरा बनाया। उधर किम दांत भींचते हुए सोच रहा था कि यह बहुत महंगा सौदा है। 10 सबसे कीमती डंगौन की डिमांड, मतलब उसे यही सब खत्म करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसने वार करने का सोचा, उसकी तलवार झटके से रुक गई। उसकी आंखें फैल गईं, जिनकी आभा अचानक बाहर आ गई थी। जिनने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, अभी भी समझ नहीं आया? उसने तलवार को अपने कंधे से हटाते हुए कहा, तुम्हारा सौदा भी और तुम्हारी जान भी दोनों अब मेरे हाथ में है। उसी वक्त एक बिजनेस सूट वाला आदमी दीवार से टकराकर बाहर जा गिरा। दूसरी तरफ योन हुआ और टाइमन को लोगों ने घेर लिया, लेकिन दोनों ने तुरंत मुकाबला शुरू कर दिया। योन हुआ ने अपनी ताकत दिखाते हुए मुट्ठी उठाई और बोली, अगर जिंदा रहना है तो दूर हट जाओ। लेकिन तभी ब्लैकआउट लेवल 3 अचानक खत्म हो गया। जिन उनके पास आया और बोला, शांत हो जाओ, सब ठीक है। टाइमन गुस्से में चिल्लाया, तुझे किडनैप किया गया था, हम सबको मारने वाले थे ये। लेकिन जिन ने हाथ उठाकर कहा, आराम से, अब बात बन गई है। किम चुपचाप पीछे हट गया, लेकिन अचानक फिर पलटा और गुस्से में बोला, तुम सच में उसे ऐसे ही जाने दोगे? उसने अपनी मुट्ठी अपनी हथेली में मारी और कहा, एक आखिरी मौका दो, मैं सही प्लान बनाऊंगा। लेकिन वो बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि किम ने उसके गले पर वार किया। उसने एक हाथ से उसे उठाकर कहा, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, और अगर फिर ऐसा किया तो पछताओगे। हाजिन, जो दर्द में था, रोते हुए बोला, मैं समझ गया, सब समझ गया। तब किम ने उसे छोड़ दिया। जमीन पर पड़ा वो लड़का खुद से सोच रहा था, अंदर आखिर हुआ क्या था? उसने गुस्से में दांत भींचे, जिन ने मेरी बेइज्जती की, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जिन ने उसे साइड से देखा और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आया, कॉपी की शर्तें पूरी हो चुकी हैं, अब वो एक स्किल कॉपी कर सकता है। उसने शैलो ब्रीदिंग कॉपी की, जिससे वो अपनी सांस और दिल की धड़कन कंट्रोल कर सकता था। इसके बाद जिन शांत होकर वहां से निकल गया, मन में सोचते हुए, अब टेस्ट देने का टाइम है। रिजल्ट बोर्ड पर दिखा कि हाना बहुत बड़े अंतर से पहले नंबर पे थी। ये देखकर जिन ने हाथ बांधे और सोचा, क्या इसने माउंटेन जिनसिंग पी लिया है? जब उसकी बारी आई, वो कमरे में गया। अंदर खड़े इंसान ने समझाया, टेस्ट बहुत आसान है, इस मैजिक स्टोन पर हमला करो। तुम चाहो तो स्किल या आइटम दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही तुम हमला करोगे, इसकी असली ताकत दिखेगी। फिर उसने पूछा, क्या तुम सच में सिर्फ इसी खंजर से हमला करोगे? जिनने खंजर उठाया और शांत होकर बोला, ये काफी है। वो आगे बढ़ा, लैब असिस्टेंट के पास से गुजरा जो स्क्रीन देख रहा था, और बोला, तैयार हो जाओ। तभी असिस्टेंट ने देखा कि वो सबसे बड़े पत्थर के पास खड़ा है। उसने जल्दी से रोका और कहा, नहीं नहीं, तुम्हें छोटे वाले से शुरू करना चाहिए। आम खिलाड़ी तो मिड लेवल स्टोन भी एक्टिव नहीं कर पाते। लेकिन वो बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक हवा में भारी मैजिक भर गया। जिनने पावर सर्ज एक्टिव किया, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने मन में सोचा, भूल भुलैया में जो कुछ झेला उसकी कीमत क्या है। और अगले ही पल उसने एक ही वार में उस पत्थर को 2 टुकड़ों में काट दिया। लैब असिस्टेंट शॉक में जम गया। उसने खुद से कहा, यह असंभव है, ज्यादातर लोग तो छोटे पत्थर को भी नहीं हिला पाते, और इसने मिड लेवल स्टोन को आधा कर दिया। कट हुआ पत्थर जमीन पर गिरा पड़ा था। टैबलेट पर तुरंत रैंक एस दिखा। असिस्टेंट जोर से चिल्लाया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन उसके चेहरे पर पसीना आ गया। वो घबरा कर बोला, मुझे ये अपने सीनियर्स को बताना होगा। लेकिन जिन ने उसका हाथ रोक लिया और बोला, 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट करना। असिस्टेंट हैरान रह गया, तुम सच में डिले मांग रहे हो? जिन ने शांत आंखों से देखा और कहा, पर्सनल कारण है, लेकिन 1 हफ्ते बाद जिसे बताना है बता देना। लैब असिस्टेंट कुछ बोलने ही वाला था,
लेकिन जिन ने अपना ब्लेड उठा लिया और शांत आवाज में कहा, जिंदगी में एक बात सीखी है, कानून दूर होता है लेकिन मुट्ठी हमेशा पास होती है। कुछ ही मिनट बाद टेस्ट रूम के दरवाजे खुल गए। जीन ह्यूक बाहर आया, हाथ सीने पर बांधे हुए, और हाना से मिला। उसने हल्के से पूछा, इतनी जल्दी खत्म कर लिया? अचानक हाना ने ब्रह्म की अंगूठी निकालकर उसे दे दी, वही अंगूठी जो राक्षसों की जादुई ताकत को दबा सकती थी। जिन ने उसे लेते ही हल्की सी मुस्कान दी और बोला, तुम तो पहले से भी तेज निकली। हाना ने गुस्से में अपने चेहरे के निशान की तरफ इशारा किया और बोली, मैंने अपना वादा पूरा किया है, अब तुम भी ये निशान हटाओ। लेकिन जिन ने बस हाथ हिलाया और शांत अंदाज में कहा, पहले मैं तुम्हारा आगे का व्यवहार देखूंगा। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त उसे अजीब नजरों से देखने लगे और पूछने लगे, सच में तुम्हारी रैंक एफ है? हमें लगा तुम हमसे भी ऊपर होगे। जिन ने सीधा जवाब दिया, ये बस अभी का रिजल्ट है, 1 हफ्ते बाद फिर से टेस्ट दूंगा। बिल्डिंग के ऊपर नीला आसमान था, बादल धीरे धीरे तैर रहे थे। हाना ने जेब में हाथ डालकर पूछा, दूसरा टेस्ट कैसे पास करोगे? वो तो डंगोन में होगा। जिन ने टैक्सी का दरवाजा खोलते हुए कहा, पहले जानकारी चाहिए और मेरी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा, तुम्हें बस टावर जाना है। टैक्सी में बैठते ही उसने सोचा, पहला टेस्ट सिर्फ मैजिक पावर के आधार पर रैंक देता है, जो इसे पास करता है वही दूसरे टेस्ट में जाता है। उसने दिमाग में अलग अलग राक्षसों की तस्वीरें बनाई और खुद से कहा, काम सीधा है, टावर के डंगोन में से एक को क्लियर करना है, कोई लिमिट नहीं है, तुम चाहो तो बुबलिन चुनो या ऑक्स, कुछ भी। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और तस्वीर आई, एक सिंहासन जिस पर एक डरावनी लड़की बैठी थी। उसने खुद से कहा, मैं जिस जगह जाऊंगा वो है पहली मंजिल के प्राचीन खंडहर। लेकिन पिछले 11 सालों में भी, और अब जब ये सच में सामने आया है, क्या कोई कभी उस जगह को पार कर पाया है? वो खुद से सोचने लगा, आखिरी बार मैं वहां कब गया था, गिरे हुए लोगों के उस इलाके में। कुछ समय बाद उसने अपने कंधे पर एक बड़ा सूटकेस उठाया हुआ था। तभी अचानक कोई उससे टकरा कर गिरा और जोर से चिल्लाया, सब लोग जल्दी करो, सबको आगे बढ़ना है। वो जगह थी पहाड़ी खंडहर, पहली मंजिल का टेस्ट एरिया। ये टावर का एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक हिस्सा था। एफ रैंक वाला जिन सीधे वहां नहीं जा सकता था, क्योंकि उस जगह की सुरक्षा बहुत सख्त थी। इसलिए उसने एक आसान रास्ता चुना, कुली बनकर अंदर जाना। एक आदमी उसकी तरफ मुड़ा और पूछा, तू यहाँ कैसे आया? जिन मुस्कुराया और बोला, जीने के लिए पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे। आदमी हंसा और बोला, सबको चाहिए। फिर उसने अपने फोन में अपने परिवार की फोटो दिखाई और कहा, मैं यहाँ अपनी बीवी और बच्चों के लिए आया हूँ। ये देखकर जिनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, उसे समझ आ गया कि ये उन लोगों में से है जो अपनी जान दांव पर लगाकर आए हैं। वो आगे बढ़ते रहे। आदमी ने कहा, तेरी रैंक एफ है, बहुत संभल कर रहना, जहाँ कहा जाए वहीं जाना। अंदर कोई मशीन काम नहीं करती, और अगर कुछ हुआ तो एम्बुलेंस भी नहीं आएगी। जिनने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, यहाँ जो भी है सब बिना नुकसान के वापस जाएंगे। ये सुनकर वो कुली मुस्कुराया और बोला, सच में? फिर हंसते हुए बोला, तू दूसरों से ज्यादा हिम्मती है। कुछ देर बाद आसमान के नीचे अटैक ऑन रूइंस डिफिकल्टी एस नाम का रेड शुरू हुआ। इसका मिशन था लोकेशन बॉस को मारना और अंदर गहराई में के सिंहासन को वापस लाना, इनाम में अपनी पसंद का एक खास अवशेष। जैसे ही वो वहां पहुंचे, जीन ह्यूक ने अपना सूटकेस नीचे रख दिया। बाकी कुलियों ने भी सामान उतार दिया। उन्हें रेड टीम का इंतजार करते हुए थोड़ा आराम दिया गया। अचानक जिनकी स्क्रीन पर एक खास चेस्ट की इमेज दिखाई दी। नीचे लिखा था, पहले विजेता के लिए विशेष इनाम। जिन ने भौएं चढ़ाई, क्या ये सिर्फ मुझे दिख रहा है? बिना सोचे उसने इनाम में लिया। तुरंत उसकी लक और एडेप्टेबिलिटी दोनों में 1-0-1-0 पॉइंट बढ़ गए। फिर एक नीले दिल की इमेज आई, नई स्किल मिली, कोल्ड हार्ट। इससे वो किसी भी हालत में शांत रह सकता था, लेकिन इसकी कीमत थी भावनाओं को सही से महसूस करना मुश्किल हो सकता है। फिर एक और स्किल सामने आई, मोनोपोली। ये एक पैसिव स्किल थी जो कहती थी कि अगर वो अकेले किसी क्वेस्ट को पूरा करेगा तो उसे सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। ये देखकर जिनके चेहरे पर पागलपन भरी खुशी आ गई। उसने सोचा, इतना अच्छा, टावर में वैसे ही इनाम मिलना मुश्किल है और अब तो किस्मत की जरूरत ही नहीं। वो अपने चेहरे पर हाथ रखकर सोच ही रहा था कि अचानक उसके सामने एक चमकती हुई जादुई मोहर उभर आई, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। अंधी सी रोशनी में काले काले साए दिखने लगे। कुछ ही सेकंड बाद कवच पहने एक आदमी ने दांत भींचते हुए चिढ़कर कहा कि उसे अभी तक इसकी आदत नहीं हुई है, और फिर पूछा, यहाँ क्या स्थिति है? उसके पीछे खड़े आदमी ने आंखें बंद करके जवाब दिया, सभी 50 लोग जिंदा हैं। जिन और बाकी कुलियों ने सामने आते बाओ ही गिल्ड के रेड ग्रुप को देखा और जिन ने तुरंत आई ऑफ ट्रूथ इस्तेमाल किया। चुनहुआ नाम का लीडर हाथ बांधकर खड़ा हुआ और बोला, सब लोग आगे बढ़ो, लाइन बनाकर चलें। तभी जिन की आंखों में हल्की चमक आई, क्योंकि उसे पता चला कि अगर उसे इस रेड लीडर की क्षमता कॉपी करनी है तो पहले उसे रेड के दौरान उसका भरोसा जीतना पड़ेगा।
उसने नजर हटाए बिना मन में सोचा यह आसान नहीं होगा। अचानक उसका टेंशन थोड़ा हल्का हो गया और उसे हैरानी हुई, क्या टॉप 10 गिल्ड का लीडर सच में बस इतना ही है? उधर चुन हुआ अपने लोगों से कुछ बात कर रहा था। कुछ सेकंड बाद जिन ने मजाक में अपने चेहरे पर मूंछ की कल्पना की और खुद से कहा, सबसे जरूरी बात है कि मेरी पहचान ना खुले। खंडहरों के ऊपर हवा में बड़े बड़े पत्थर तैर रहे थे, बाकी सब कुछ टूटा फूटा था। अंदर एक महिला जादूगरनी रुक गई और बोली, अंधेरा बढ़ रहा है, सब मेरे पीछे आओ। अगर कोई खो गया तो कोई उसे ढूंढने नहीं आएगा। ये कहकर उसने लेवल एक लैंप चालू किया और एक पल में छत के नीचे हल्की रोशनी फैल गई। कुली लोग चारों तरफ देखकर हैरान रह गए। अचानक उनमें से एक ने साइड में पड़े मरे हुए राक्षसों को देखा और बोला, यहां तो पूरा कत्लेआम हुआ है। ऊपर दीवारों पर बड़ी बड़ी और खूबसूरत नक्काशी बनी हुई थी। तभी एक शूरवीर ने हाथ हिलाकर कुलियों को पास आने के लिए चिल्लाया, जिनने हल्का सा चिढ़कर आंखें नीचे कर लीं। उसने रेड ग्रुप के लोगों को आपस में बात करते देखा और सोचा, अजीब है, इतने राक्षस मारने के बाद भी इन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। उसे याद आया जब चुन हुआ अभी उनके पास आया था, उसकी रणनीति कुछ अलग ही लग रही थी। तभी किसी ने जिन के कंधे पर हाथ मारा और बोला, यहां खड़े क्या हो, जा पानी बाट। फिर उसने पीछे इशारा करते हुए कहा, हम संभाल लेंगे, तो जाकर उन विदेशियों की मदद कर जिनसे हमें एलर्जी है। जिन ने दांत भींचे और मन में बोला, मैं तो भूल ही गया था कि अभी मैं कुली हूं। तभी उसने कुछ अजीब कवच पहने शूरवीरों को देखा और सोचा, क्या ये विदेशी हैं? अचानक उसकी नजर उनके कंधे पर बने निशान पर गई। उसने दिमाग में वही चिन्ह बनाया और याद आया, ये सियोन गिल्ड के योद्धा हैं। फिर उसकी नजर एक छोटे से शूरवीर पर पड़ी जो सफेद कपड़ों में था। जिन हल्का मुस्कुराया, ये कौन है? इतना नाजुक लग रहा है, क्या इससे दोस्ती करनी चाहिए? कुछ देर बाद जिन एक मग लेकर आया और उस छोटे विदेशी शूरवीर के सामने रख दिया। तुमने मेहनत की है, ये पी लो और थोड़ा आराम करो। उसके चेहरे पर हल्की शरारती मुस्कान थी। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आया, लेवल एक कम्युनिकेशन स्किल एक्टिव हो गया है और अब उसे थोड़ी दिलचस्पी आने लगी। विदेशी शूरवीर ने अपना हेलमेट उतारना शुरू किया और जैसे ही पूरा उतरा, नीचे एक लड़की निकली। ये देखकर जिनका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने तुरंत अपने दिमाग में यूरोप के लॉरेंशिया परिवार का प्रतीक याद किया और समझ गया, ये उनकी सबसे छोटी बेटी है। उसने सोचा, ये वही लड़की है जिसके पास दिव्य शक्ति है, अटैक, डिफेंस और हीलिंग तीनों में माहिर। उसने अपने दिमाग में उसे तलवार उठाए हुए देखा और याद किया, यही वो हीरो है जिसने एम्स्टर्डम को बचाया था। यूरोप की सबसे मशहूर प्लेयर्स में से एक, एम्स्टर्डम की संत टेरेसा। जिनने अपनी कल्पना छोड़ी और उसे पानी पीते देखा, फिर मन में बोला, अब समझ आया कि यहाँ किसी को नुकसान क्यों नहीं हुआ। ये मरे हुए और बुरी आत्माओं के खिलाफ सबसे मजबूत है। अचानक उसकी आंखें चमकीं। इतने लोग ऊपर जाना चाहते हैं और ये यहाँ है जबकि तीसरी मंजिल के बॉस पर रेड चल रहा है। उसने तुरंत फिर से आई ऑफ ट्रूथ इस्तेमाल किया। ठंडा पानी पीने के बाद तेरेसा का चेहरा हल्का लाल हो गया। उसी समय जिनके सामने सिस्टम स्क्रीन आई, एरर, लेवल गैप ज्यादा है, स्किल काम नहीं कर सकती। लेकिन उसकी लक और एडेप्टेबिलिटी स्टैट्स ने उस गैप को थोड़ा कम कर दिया। अब आई ऑफ ट्रुथ लेवल 2 एक्टिव हुआ, एरर ठीक हो गया और अब वो उसकी पूरी स्टेटस देख सकता था। ये देखकर जिन हल्का मुस्कुराया, अब सही से समझ आ गया। टेरेसा मुस्कुराई और स्क्रीन पर दिखा, लेवल 29 स्किल्स, संशक्ति, सीक्रेट मूवमेंट, स्वर की हथेली, क्रॉस और एक भ्रम दीवार। और उसकी स्किल कॉपी करने की शर्त थी, एक लड़की को खतरे से बचाना, क्योंकि वो दुनिया के टॉप 100 खिलाड़ियों में है। ये सब पढ़कर जिन ने स्क्रीन पर उंगली घुमाई और मन में बोला, इतनी ताकत, अब समझ आया क्यों सब इसकी तारीफ करते हैं। अचानक उसकी विशेषताओं की एक पंक्ति पर उसकी नजर टिक गई और उसने मन ही मन सोचा कि क्या वह सच में किसी पेशा चुनने वाली खोज से गुजर रही है। तभी उसे साफ समझ आया कि वह इन खंडहरों में क्यों आई है। उसी समय टेरेसा ने उसे एक मग थमाया और उसकी प्यास बुझाने में मदद करने के लिए धन्यवाद कहा। जिन ने मग लिया और अपने आप से कहा कि असल में उसे ही धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि अब उसके पास एक ऐसी क्षमता हासिल करने का मौका है जिसे योद्धा बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। ये सोचते हुए उसने अपने दिमाग में स्वर्गीय संरक्षण की क्षमता की छवि बनाई। फिर अचानक उसने एक खतरनाक दृश्य सोचा, जैसे टेरेसा किसी राक्षस के जबड़े में फंस गई हो। और उसने खुद से कहा कि अब असली काम यह समझना है कि इस पलादीन के लिए कौन सी स्थिति सच में खतरनाक हो सकती है और वो उसे कैसे बचा सकता है, क्योंकि यही सबसे मुश्किल हालात होते हैं। तभी अचानक उसके अंदर सब कुछ हिल गया और चुनहुआ को तुरंत बुलाया गया। वह आदमी तेजी से उस दिशा में दौड़ा जहां से आवाज आई थी, लेकिन वहां पहुंचकर रुक गया। दांत भींचे और उलझन में पूछा, ये कैसे हो सकता है? जमीन पर 3 साथी मरे पड़े थे और जो अभी भी जिंदा थे उन्होंने मुड़कर कहा कि गार्ड पहले ही सक्रिय हो चुके हैं। खंडहरों के रक्षक ने अतिक्रमण करने वालों को घूरा और तभी उनके सामने सिस्टम स्क्रीन आई जिसमें बताया गया कि उनके आने के कारण सुरक्षा प्रणाली का स्लीपिंग बम सक्रिय हो चुका है और अब उनके पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। इसका मतलब था कि गार्ड पूरी ताकत से बुलाए जा चुके हैं।
पूरे इलाके में एक भारी और डरावनी जादुई आभा फैल गई। ये देखकर चुनहुआ ने अपने बाल पकड़ लिए और जोर से चिल्लाया कि किस मूर्ख ने यह सब शुरू किया। लेकिन जवाब मिला कि अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिस्टम पहले ही कॉम्बैट मोड में जा चुका है। वह आदमी डर और गुस्से में दांत भींचते हुए सोच रहा था कि अब बहुत देर हो चुकी है, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, और अगर वे गार्ड से भिड़ते हैं तो ये सीधी आत्महत्या होगी, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग मर सकते हैं। उसने गार्ड्स को एक हत्या मशीन की तरह सोचा, और एक पल के लिए उसके मन में आया कि अगर वे 10 मिनट में सभी लोगों को बाहर निकाल लें तो क्या होगा। लेकिन अगले ही पल उसने अपने दिमाग में खुद पर चिल्लाया कि यह सही नहीं है। क्या वह शुरुआत से पहले ही हार मान ले? उसने गिल्ड लीडर बनने के लिए इतनी मेहनत की थी, इसलिए अब वह पीछे नहीं हट सकता था। इन सब सोच के बाद उसने सिर नीचे किया और ठान लिया कि रेड जारी रहेगा। उसने आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन उसके लोग पीछे से चिल्लाने लगे, क्या वो सच में गंभीर है? वे अभी आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे थे और गार्ड हर तरफ से हमला कर सकते थे। चुनहुआ के चेहरे पर ठंडा पसीना था, लेकिन उसने उन्हें चुप रहने और उसका पीछा करने का आदेश दिया, ये कहते हुए कि वो सारी जिम्मेदारी लेगा। उसने ये भी कहा कि दूसरी टीम के बिना भी जीत संभव है, क्योंकि टेरेसा उनके साथ है, और उसने अपने दिमाग में उस शक्तिशाली लड़की की छवि बनाई। उसी समय एक आदमी भागता हुआ आया और चिल्लाया कि गार्ड जाग गए हैं। लेकिन उसके साथी ने बिना चिंता के कहा कि वह हर बात को लेकर परेशान हो जाता है और इतना बड़ा गिल्ड बिना जवाब दिए नहीं बैठेगा। उनकी टीम के एक तीरंदाज ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें बस अपने नेता की बात माननी चाहिए, और शायद गिल्ड ने पहले ही गार्ड्स को खत्म कर दिया होगा। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, एक विशाल हाथ उनके ऊपर आ गया। अगले ही पल चारों तरफ खून फैल गया। बचे हुए लोग एक दूसरे की पीठ से टिककर खड़े हो गए। उनमें से एक ने डर से दांत भींचे और जोर से चिल्लाया कि सभी लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। अंधेरे से भारी कवच पहने विशाल गार्ड्स उनकी ओर बढ़ने लगे। उसी समय रेड समूह के मुख्य नेता ने मुड़कर चिल्लाया कि गार्ड्स ने हमला कर दिया है और अब लड़ाई के लिए तैयार होने का समय है। उसने तुरंत आदेश दिए, टैंक आगे आकर लाइन बनाएं, कुली पीछे हट जाएं, ताकि रास्ते में बाधा न आए। टैंक्स को बफ दिया जाए और हीलर्स तैयार रहें। सब लोग तुरंत अपनी जगह पर पहुंच गए। चुनहुआ ने अपने सामने ढाल रखी और लेवल 3 स्टील फेंस और लेवल 2 कॉम्बैट फोकस सक्रिय किया, और उसके साथ ही उसके पास खड़े हो गए। उनके पीछे योनमी नाम की लड़की हवा में उठी और लेवल 2 एंजल सॉन्ग का इस्तेमाल किया। तभी एक बड़ा गार्ड उन पर कूद पड़ा, लेकिन चुनहुआ ने अपनी ढाल से उसका हमला रोक लिया। लेकिन 1 मिनट से भी कम समय में गार्ड्स ने पूरे मुख्य बल को घेर लिया। उसी समय एक सोलो खिलाड़ी ने मुड़कर चिल्लाया कि उन्हें एक टैंक भेजने की जरूरत है, क्योंकि वे इसे संभाल नहीं सकते, उन्हें मदद चाहिए। एक और आदमी नेता की ओर मुड़ा और बोला कि उन्हें सोलो खिलाड़ियों की मदद करनी चाहिए, लेकिन नेता नाराज हो गया और उसे चुप रहने और लड़ाई पर ध्यान देने को कहा। अंदर ही अंदर वह जानता था कि कुछ लोग मरेंगे और ये टाला नहीं जा सकता, इसलिए उनके पास अकेले खिलाड़ियों के बारे में सोचने का समय नहीं था। उसने दांत भींच लिए। गिल्ड के लोग साथ मिलकर लड़ रहे थे, लेकिन सोल खिलाड़ी जल्दी ही हारने लगे। एक आदमी के ऊपर एक बड़ी परछाई छा गई। उसने सामने गार्ड्स को देखा और टूटती आवाज में कहा कि उन्होंने मदद के लिए उनकी पुकार सुनी थी, लेकिन फिर भी उन्हें छोड़ दिया। इस एहसास से उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसी समय एक शूरवीर तेजी से गलियारे के नीचे उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। टेरेसा उसी पल गार्ड के ऊपर अचानक दिखाई दी, और उसी के साथ उसकी चौथे लेवल की क्रॉस पावर एक्टिव हो गई। उसने बिना समय गंवाए बहुत तेजी से टाइटन्स को खत्म करना शुरू कर दिया। लड़का ये सब देखकर पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसके हाथ में जलती हुई तलवार थी। उसने तुरंत आसपास नजर दौड़ाई और समझ गया कि 2 गार्ड पहले ही ग्रुप की पोजीशन पार कर चुके हैं, मतलब पीछे मौजूद जो लोग लड़ नहीं सकते वो अब खतरे में है। इसलिए उसे जल्दी से पीछे जाकर कवर करना जरूरी था। ये सोचते ही वो तुरंत कूद पड़ा। इस दौरान बाकी सारे कुली मर चुके थे। जो आदमी शुरुआत में जिनसे मिला था, वो दीवार के पास बैठा हुआ धीरे धीरे बोल रहा था कि शायद अब यही उनका अंत है। तभी उसके सामने एक गार्ड आ गया जो अपनी बड़ी कुल्हाड़ी घुमा रहा था, लेकिन अचानक ही उस गार्ड के हाथ पैरों पर घाव दिखाई दिए। जिंग ह्यूक ने पलक झपकते ही उसे खत्म कर दिया और शांत आवाज में कहा कि उसने पहले ही कहा था कि वो जिंदा वापस जाएगा। लेकिन तभी एक और गार्ड उन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। उस आदमी ने आसानी से उसका हमला बचा लिया और तुरंत लेवल 1 का फायर एलिमेंट एक्टिव कर दिया। उसी पल उसके हाथ में आग जलने लगी। बिना सोचे जिन ने उसे सीधे मारने के लिए छोड़ दिया। जीतने के बाद उसने अपनी मुट्ठी बांधी और कहा कि वो खुद ही सबको खत्म कर देंगे। कम से कम वो यही उम्मीद कर रहा था। वो खुद से कह रहा था कि उसे अभी लेवल 1 पर ही रहना होगा, क्योंकि वो किसी को मार नहीं सकता था। फिर उसने सोचा कि आखिर इन खंडहरों के ऊंचे गार्ड्स को जगाया किसने होगा। अपने घायल साथी से थोड़ी बात करने के बाद वो हल्का सा मुस्कुराया और खुद ही बोला कि ये सब सोचने का कोई मतलब नहीं है, किसने किया, क्यों किया, अब फर्क नहीं पड़ता। तभी अचानक बगल से तेज कदमों की आवाज आई और एक लड़की सामने आ गई। उसने उस आदमी को पकड़ लिया
और उसे कुछ दूरी तक खींच ले गई। टेरेसा के हाथ में अब एक ढाल थी और उसने कहा कि उसे लगा था वो अच्छा इंसान है, लेकिन उसने एक कुली को चाकू से धमकाया था और शायद वही था जिसने गार्ड्स को जगाया। वो तेजी से मुड़ी और जलती हुई आंखों से बोली कि अब वो गिरफ्तार है। ये सुनकर जिन ने खुद की तरफ इशारा किया और पूछा कि क्या वो उसी की बात कर रही है। उसी समय उसने आखिरी पल में उसके तेज हमले से खुद को बचा लिया। टेरेसा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि वो विरोध न करे क्योंकि वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती। जिन ने जवाब दिया कि ये सिर्फ एक गलतफहमी है, लेकिन वो खुद भी समझ रहा था कि वो उसकी बात सुनने के मूड में नहीं है। वो पूरी तरह गुस्से में थी। जैसे ही उसने ये सोचा, टेरेसा ने जमीन पर जोर से वार किया। जिन ने उसकी जलती हुई आंखों में देखा और समझ गया कि अब बात सिर्फ समझाने से नहीं बनेगी। उसने एक और हमले के बाद उसे पीछे धक्का दिया और टेरेसा सीधा दीवार से जा टकराई। टक्कर के बाद वो आंखें बंद करके पड़ी थी। तभी अचानक एक ब्लेड उसके चेहरे के पास आकर रुक गया। जिन ने उसे सीधा देखते हुए ठंडे लेकिन मजबूत लहजे में कहा कि उसने गार्ड्स को नहीं जगाया और अगर उसे सच में जरूरत होती तो वो उन सबको अपने हाथों से मार देता। तभी अचानक एक कुली ने हाथ फैलाकर जोर से चिल्लाया और पूछा कि वो लड़की ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उसी आदमी ने उसे बचाया था। यह सुनकर टेरेसा एकदम चौंक गई। कुछ देर बाद वो आदमी वहां से चला गया। टेरेसा फिर जीन ह्यूग के सामने झुक गई और उससे माफी मांगने लगी। उसने शांत तरीके से कहा कि कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी हरकतें सच में शक करने लायक थीं। जब वो जाने लगा, टेरेसा उसके पास दौड़ी और पूछा कि वो अपनी असली पहचान क्यों छिपा रहा है। जिन ने जवाब दिया कि वही वजह है जो उसकी भी है। उसने अपने दिमाग में एक स्क्रॉल जैसा सोचते हुए बताया कि उसने सियोन गिल्ड को सिर्फ कवर के तौर पर ज्वाइन किया था, क्योंकि वो चुपचाप सेंट पीटर का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहती थी। ये सुनकर टेरेसा हैरान रह गई और सोचने लगी कि उसे ये सब कैसे पता। जिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उसे इन खंडहरों की हर रणनीति पता है और अगर वो चाहे तो वो उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि जो चीज़ें उन्हें चाहिए थीं वो एक ही जगह पर मिलेगी। फिर उसने उसकी तरफ मुड़कर पूछा कि क्या वो उसके साथ चलना चाहेगी। टेरेसा ने उसे ध्यान से देखा। भौहें थोड़ी ऊपर उठी हुई थी। इस वक्त रेड ग्रुप की पूरी फोर्स एक जगह इकट्ठा थी। उनके लीडर ने गुस्से में हाथ उठाकर चिल्लाया कि क्या वो सही दिमाग में है, उन्हें साथ में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो अकेले जाना चाहती है। टेरेसा ने भी हाथ उठाकर जवाब दिया कि उनके मैप के हिसाब से सिर्फ 20 किलोमीटर बाकी हैं, रणनीति सबको पता है और अगर वो साथ न भी हो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी बॉस फाइट से पहले हुए समझौते के मुताबिक हर स्क्वाड लीडर के पास बराबर अधिकार है। ये सुनकर लड़के के चेहरे पर ठंडा पसीना आ गया। टेरेसा उसकी तरफ लगातार देखती रही। उसकी भौहें थोड़ी सख्त थीं। कुछ पल की चुप्पी के बाद चुनवा ने नजरें फेर लीं और उसे जाने की इजाजत दे दी। बस ये कहा कि बॉस रूम तक पहुंचने से पहले वो वापस आ जाए। टेरेसा ने अपनी बाहें मोड़ते हुए कहा कि वो लड़ाई शुरू होने से पहले जरूर लौट आएगी। फिर उसने पीछे की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि क्या वो अपने साथ एक कुली को ले जा सकती है। इस पर ग्रुप लीडर ने हाथ हिलाते हुए कहा कि जब तक वो समय पर लौट आती है वो जो चाहे कर सकती है। अनुमति मिलते ही टेरेसा की आंखें खुशी से चमक उठीं और वह तुरंत मुड़कर देखने लगी। बगल में खड़ा डरा हुआ कुली धीरे से खुद से बोला कि ये तो एक तरफा टिकट जैसा है, यानी वापस आने की कोई उम्मीद नहीं। उसने सोचा कि उसे उसकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसकी नजर टेरेसा से मिल गई तो वो पक्का उसे ही चुन लेगी। तभी अचानक उनमें से एक ने हाथ उठाकर कहा कि वो उसके साथ जाना चाहता है। ये सुनते ही बाकी सारे कुली भी मुड़कर जिनकी तरफ देखने लगे। वे तुरंत उसके पास आ गए और कहने लगे कि जिंदगी से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता, और चाहे संत कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, बिना सोचे समझे किसी के पीछे चलना सही नहीं है। जिनने ये सब सुनकर मन ही मन कहा कि ये लोग अभी भी उसकी बात नहीं समझेंगे, और अगर ऐसा ही है तो साफ साफ कह देना ही बेहतर है। ये सोचकर उसने सिर झुका लिया और उनसे पूछा कि क्या बचपन में कभी उनके मन में कोई सपना या ख्याल आया था। अचानक वो तेजी से मुड़ा, अपना सीना पकड़ लिया और जोर से बोला कि उसके अंदर अभी भी वो जुनून जल रहा है, और अगर अपनी कमजोरी की वजह से उसकी जान भी चली जाए तो उसे कोई पछतावा नहीं होगा। उसके ये शब्द सुनकर कुलियों की आंखों में डर और हैरानी साफ दिखने लगी। उन्होंने टेरेसा और जीन ह्यूग को अंधेरे में जाते हुए देखा और आपस में कहा कि वो अपनी पीढ़ी का आखिरी रोमांटिक इंसान है। लड़के ने गहरी सांस छोड़ी और खुद से कहा कि वो पहले ही इससे थक चुका है, जबकि लड़की ने उसे हल्की सी लाज भरी नजरों से देखा। कुछ देर बाद दोनों एक ऐसे कमरे में पहुंचे जो राक्षसों से भरा हुआ था। टेरेसा ने चुपचाप चारों तरफ देखा, फिर नीचे एक कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही सेंट पीटर का कॉन्ट्रैक्ट है। जीन ह्यूग ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या उसे समझ है कि इसके लिए सुरक्षा हटानी पड़ेगी, जिस पर उसने बिना हिचकिचाए हाँ में जवाब दिया। अचानक उनके सामने एक लाल सिस्टम स्क्रीन आ गई जिसमें चेतावनी दिखाई दी। लड़के ने पढ़ा और हैरान रह गया। उसमें लिखा था कि इस गिरे हुए स्थान का मालिक उन्हें देख रहा है। जिन ने ठुड्डी पर हाथ रखकर सोचा कि ये जरूर बॉस की बात है, लेकिन वो आमतौर पर खिलाड़ियों में दिलचस्पी नहीं लेता, तो अब अचानक सामने क्यों आ गया। जैसे ही वो ये सोच रहा था, टेरेसा ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया और हल्की कांपती आवाज में पूछा कि इसका मतलब क्या है।
फिर खुद ही बोली कि शायद ये बॉस के बारे में है। डरते हुए उसने पूछा कि क्या वो सच में उन्हें दुश्मन समझ रहा है। जिन ने तुरंत खुद की तरफ इशारा किया और कहा कि नहीं, वो खास तौर पर उसे पहचान चुका है। टेरेसा ने उसे गौर से देखा और पूछा कि क्या ये सच है कि उसे रास्ता पहले से पता है। जिन ने शांत होकर कहा कि हाँ, वो काफी समय से ये सब जानता है। उसने हल्की नाराजगी भरी नजर से उसे देखा, लेकिन उसके लिए हैरानी की बात यह थी कि लड़की ने अपने सीने पर हाथ रखकर पूछा कि अब उसे क्या करना चाहिए। कुछ ही पल में कमरे में खड़े सारे राक्षस अचानक हरकत में आ गए। तभी टेरेसा ने बिना सोचे बालकनी से छलांग लगा दी और सीधे हॉल के बीच में उतर गई। सभी राक्षस एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। उसने तुरंत अपनी ताकत दिखाई और 5वें लेवल का बैटल स्किल एक्टिव कर दिया, जिससे 10 मिनट के लिए उसकी सारी ताकत 3 गुना बढ़ गई। उसे अचानक जिन की बात याद आई। उसने कहा था कि उसका काम आसान है, बस मरे हुए लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना है, क्योंकि जैसे ही वो अपनी दिव्य ऊर्जा छोड़ेगी सब उसी पर टूट पड़ेंगे। और सच में राक्षस गुस्से में उसकी तरफ दौड़ पड़े। टेरेसा ने अपनी तलवार और ढाल संभाली। उसकी आंखें जल उठीं और उसने 5वें लेवल की संत शक्ति एक्टिव कर दी। उसी पल वो चमकते हुए दिव्य प्रकाश में घिर गई। ये देखकर मरे हुए राक्षस अचानक रुक गए, क्योंकि उस रोशनी से उनका शरीर जलने लगा था। फिर टेरेसा ने हमला शुरू कर दिया और जो भी उसके पास आया उसे खत्म करती चली गई। उसी समय जिन एक कंकाल के सिर पर कूद गया और खुद को भीड़ से अलग रखते हुए आगे बढ़ने लगा। उसने सोचा कि लगभग सारे दुश्मन टेरेसा में उलझ चुके हैं, इसलिए उसे बराबरी से लड़ने की जरूरत नहीं है। तभी अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसे एक बहुत ही ताकतवर काली ऊर्जा महसूस हुई। कुछ ही दूरी पर जोरदार जादुई विस्फोट हुआ और कुछ सेकंड बाद एक शक्तिशाली लिच सामने आ गया। साथ ही खास मरे हुए सैनिक भी खड़े हो गए। धुआं छत तक भर गया और जब साफ हुआ तो जिन सामने आया और खुद से बोला कि आखिरकार उसका सामना एक मिनी बॉस से हो गया है। लेकिन तभी एक गार्ड ने उस पर हमला कर दिया। उसने आखिरी पल में वार से बचते हुए सोचा कि ये मिनी बॉस यहाँ नहीं होना चाहिए था। शायद टेरेसा की वजह से हालात बदल गए हैं और उसे आगे ये ध्यान रखना होगा। वो लगातार गार्ड के हमलों से बचता रहा। तभी लिच ने उस पर काली बिजली से हमला किया। जिन ने उसे संभाल लिया, लेकिन उसे उड़ने वाले राक्षसों से भी सतर्क रहना था। जैसे ही वो ये सोच रहा था, लिच ने अपनी छड़ी उठाई और उस पर बिजली गिराई। बिजली तेजी से उसकी तरफ आई, लेकिन वो आखिरी पल में बच गया। वो हमला जाकर उस ताबूत की सुरक्षा ढाल से टकराया, जो तुरंत टूट गई। जिन ने मन में कहा कि इस तरह की सुरक्षा ज्यादा मुश्किल नहीं होती। लिच ने यह देखकर हैरानी से मुंह खोल लिया कि 5वें लेवल की सुरक्षा इतनी आसानी से टूट गई। तभी जिन तेजी से गार्ड्स के बीच घुस गया। उसके हाथ में ब्लेड आ गया और उसने तेज वार करते हुए अपने रास्ते के सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया। थोड़ा रुककर उसने बगल में देखा और कहा कि टेरेसा को अब तक अपना काम खत्म कर लेना चाहिए। उस समय टेरेसा बिना रुके लगातार मरे हुए राक्षसों से लड़ रही थी। लिच ने घबराकर जिन की तरफ देखा और जिन ने शांत तरीके से कहा कि अब सिर्फ वही बचा है। इतना कहते ही एक तेज वार हुआ और उसकी खोपड़ी 2 हिस्सों में बट गई। ये देखकर जिन की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं। लड़के का पैर उस टूटी हुई खोपड़ी पर पड़ा। उसने उसे कुचल दिया और सामने खड़े अजनबी ने ठंडे अंदाज में कहा कि आखिरकार उसे वो मिल गया, वो इंसान जो राक्षसों की हर हरकत को एक खुली किताब की तरह पढ़ लेता है। अंधेरे में से एक आदमी बाहर आया, बिजनेस सूट पहने हुए, और बोला कि उसे पूरा यकीन था कि वो यहाँ आएगा। उसने अपनी तलवार जिन की तरफ उठाई और कहा कि काफी समय हो गया है जब वे आखिरी बार मिले थे। उसे देखते ही जिन की आंखें हल्की चमक उठीं, लेकिन उसने नजर नहीं हटाई। जब उस आदमी ने कहा कि उसे उसे पहचानना चाहिए, तो जिन ने सीधे पूछा कि वो आखिर है कौन। ये सुनते ही आदमी का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने हिलते हुए पूछा, क्या सच में वो उसे पहचान नहीं पाया? दोनों हॉल के बीच आमने सामने खड़े थे। तभी जिन की आंखों में आई ऑफ ट्रुथ एक्टिव हो गई और हल्की चमक दिखी। सिस्टम ने बताया कि स्टेट्स का फर्क कुछ हद तक बैलेंस हो जाएगा। दूसरी तरफ यू सेओंग की आंखों में एक खतरनाक सी नमी आ गई और उसकी स्टेटस विंडो खुल गई। एक नोटिफिकेशन आया जिसमें साफ लिखा था कि उसे तलवार की लड़ाई में जिनको हराकर उसका कॉन्फिडेंस तोड़ना है। उसकी लोहे की तलवार धुएं में लिपटी हुई थी, जिस पर कियानुलम खुदा हुआ था। जिनको तुरंत याद आया कि ये वही तलवार है जो म्यूजियम से गायब हुई थी, जिसका डिस्प्ले केस टूटा मिला था। आदमी ने तलवार घुमाई और जैसे किसी पुरानी याद की तरह वो सीन उसके दिमाग में आया जब ये सब सिर्फ एक वर्चुअल गेम था और नाइट हार गया था। तब भी वो लड़का बार बार उसे चुनौती देता था बिना रुके। जिनने उसे देखते हुए मन ही मन पीछा करने वाला कहा। दूसरी तरफ वो आदमी दांत भींच कर सोच रहा था कि जिन उसे पहचान क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि अब ये गेम असली दुनिया बन चुका था। उसने गुस्से में कहा कि क्या सच में वो उसे इतना कम समझता है। अपने चेहरे को हाथ से ढकते हुए उसने कहा कि उसने म्यूजियम में भी उसके बारे में सोचा था और उसे ये बात चुभ रही थी कि वो हर बार सिर्फ हारने के लिए ही उसे चुनौती देता था। यू सेओंग ने तलवार सीधी उसकी तरफ तान दी और कहा कि इस बार सब कुछ अलग होगा। वो गुस्से में आगे बढ़ा और बोला कि वे दोनों अभी अपनी यात्रा की शुरुआत में हैं, इसलिए कोई भी बढ़त में नहीं है। जिन ने आंखें हल्की सिकोड़ कर कहा कि वो उसे रोकेगा नहीं, लेकिन क्या उसे यकीन है कि वो इसे संभाल पाएगा।
फिर उसने टेरेसा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उनका साथी चुपचाप खड़ा नहीं रहेगा। टेरेसा तुरंत आगे बढ़ी, लेकिन नाइट ने उसे नीचे से देखते हुए कहा कि उसके दुश्मन के पास एक दिलचस्प साथी है। उसने अपना हथियार उठाकर चिल्लाया कि कोई भी उनकी लड़ाई में दखल नहीं देगा और एक खास स्किल एक्टिव कर दी। तभी उसने अपनी तलवार जमीन पर दे मारी और वेदी की तरफ हाथ बढ़ाया जो दरार में दिख रही थी। अचानक आसपास की जगह हिलने लगी, जैसे सब कुछ गिरने वाला हो। टेरेसा रुक गई और जिन को पुकारा। जिन ने जल्दी से एक मोती निकाला और उससे कहा कि वो फिर मिलेंगे। अगले ही पल बाकी लोग वहां से गायब हो गए और टेरेसा अकेली रह गई। अब मैदान साफ था, दोनों सिर्फ एक दूसरे के सामने थे। यूसेओम ने फाइटिंग स्टांस लिया और कहा कि अब कोई बीच में नहीं आएगा। उसके ऊपर क्रॉस तलवार का निशान चमका और उसने ड्यूल स्किल एक्टिव कर दी, जिससे उसकी ताकत 10% बढ़ गई। दूसरी तरफ जिन खामोशी से खड़ा रहा, हाथ जेब में डाले हुए। उसकी स्टेट्स उल्टा कम हो गई थी। घुड़सवार तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। उसने सोचा कि जिन का स्किल अब काफी कमजोर हो चुका है, लेकिन जिन हल्का मुस्कुराया और मन ही मन बोला कि हालात अब उसके खिलाफ हो चुके हैं और यही उसे चाहिए था। तभी सिस्टम ने सिंथेसिस स्किल की खास स्थिति एक्टिव कर दी। जब हालात खराब होते हैं तब ये स्किल काम करती है। जिन ने अपनी बाहें सीने पर क्रॉस की और हालात के हिसाब से अपनी ताकत को एडजस्ट किया। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया और सामने वाले की यूनिक एबिलिटी को कॉपी कर लिया। तुरंत स्वॉर्ड सॉन्ग स्किल का सुनहरा आइकन दिखाई दिया, जिससे उसकी ताकत 200% तक बढ़ गई और उसकी समझ भी तेज हो गई। उसके सिर के ऊपर एक चमकती हुई किताब दिखाई दी, जो दिखा रही थी कि उसने दुनिया की यादों से ये ताकत कॉपी की है। वो आगे बढ़ा और नाइट ने पूछा कि क्या वो उसे फिर से हल्के में ले रहा है। जिनके हाथ में अब एक खंजर था। उसने आराम से उसके कई हमलों को टाल दिया। ये देखकर सामने वाला हैरान हो गया और बोला कि वो खंजर पर भरोसा कैसे कर रहा है जबकि लड़ाई मिड रेंज पर चल रही है। जिन मुस्कुराया और बोला कि ये काफी है। ये सुनकर यूसेओंग गुस्से से भर गया। उसने अपनी तलवार घुमाई और स्वॉर्ड स्पिरिट स्किल एक्टिव कर दी। उसने जमीन पर गहरा निशान छोड़ते हुए जोरदार वार किया। जिन पीछे कूद गया और हल्के तंज में बोला कि क्या वो एक नौसिखिए से लड़ने के लिए अपनी सबसे ताकतवर तकनीकें इस्तेमाल कर रहा है। नाइट ने गुस्से में इशारा करते हुए कहा कि बेवकूफी भरी बातें बंद करे। जिन ने अपने हथियार को देखा और समझ गया कि वो ज्यादा देर तक सारे हमलों को नहीं टाल सकता, क्योंकि इसका ड्यूरेबिलिटी खत्म हो जाएगा। तब उसने एक मोती निकाला और सोचा कि अब वक्त आ गया है ऐसी ताकत इस्तेमाल करने का जो तलवार का सीधा मुकाबला कर सके। उसने उस मोती को अपने खंजर पर रखा और दोनों स्किल्स को मिलाया। उसकी उंगलियों के नीचे चिंगारियां चमकने लगीं। अचानक एक आइकन दिखा, दो ड्रैगन आपस में जुड़े हुए। सिस्टम ने सिंथेसिस पूरा कर दिया। ये देखकर सामने वाला योद्धा एक पल के लिए रुक गया। उसने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और आंखें बंद कर लीं, जैसे उसे समझ आ गया हो कि अब आगे क्या होने वाला है। एक तेज चमक ने जिनको पूरी तरह घेर लिया। सिस्टम ने उसे स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड नाम की एसएस लेवल की यूनिक एबिलिटी दे दी। उसके सिंबल में जमीन से बाहर निकली हुई तलवारें दिख रही थीं। इस स्किल से उसकी ताकत सीधे 500% तक बढ़ गई और उसकी समझने की क्षमता भी लगभग अपने टॉप पे पहुंच गई। जिनने खंजर को साइड में पकड़ा हुआ था और उसी पल ये यूनिक एबिलिटी एक्टिव हो गई। उसके हाथ की नसें हल्की चमकने लगीं। अभी तक ये ताकत अपनी पूरी क्षमता का बस एक छोटा सा हिस्सा ही दिखा रही थी, लेकिन फिर भी उसे इसे कंट्रोल करना आसान नहीं लग रहा था। हवा का एक तेज झोंका सामने खड़े दुश्मन से टकराया। यूसेओंग घबरा गया और सोचने लगा कि ये कैसी ताकत है, लेकिन साथ ही उसने ये भी महसूस किया कि ये जगह उसके लिए सबसे सही बैटलफील्ड है। उसने गुस्से में दांत भींच लिए और खुद से पूछने लगा कि वो क्यों नहीं जीत पा रहा, जबकि वो दुश्मन की कमजोरियों का फायदा भी उठा रहा था। उसके दिमाग में पुरानी याद चमकी, जब उसके कैरेक्टर की मौत हो गई थी और कई तलवारें उसकी पीठ में घुस गई थीं। उसे याद आया कि कैसे उसने वीआर हेडसेट उतार दिया था और सोचा था कि उसने जीतने के लिए सब कुछ किया था। गुस्से में उसने वो डिवाइस तोड़ दिया था। अब भी वही गुस्सा उसके अंदर था। उसने हवा में तलवार घुमाई और चिल्लाया कि वो इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। उसकी उस चीख की लहर जिन तक पहुंची, लेकिन जिन की आंखें और ज्यादा चमक उठी। उसने आराम से हमला टाल दिया और आगे बढ़ गया। यूसेओंग घबरा गया और हैरानी से पूछने लगा कि उसने ये कैसे किया। जिन ने पीछे से आते हुए कहा कि वो पहले ही ऐसे लोगों से लड़ चुका है जो उससे कहीं ज्यादा तेज और ताकतवर थे। उसने अपना खंजर घुमाया। नाइट ने तुरंत अपनी तलवार आगे कर दी और वार रोक लिया, लेकिन उस टक्कर का दबाव इतना ज्यादा था कि वो एक घुटने पर आ गया। खंजर धीरे धीरे तलवार के बेस तक पहुंच गया और जिन ने उसे घुमाते हुए उसके हाथ से हथियार छीन लिया। तलवार जमीन पर गिर गई। जिन ने शांत आवाज में कहा कि ये उसकी जीत है और अब वो गिन भी नहीं सकता कि ये कितनी बार हो चुका है। सिर झुकाकर यूसेओंग ने कहा कि ये 138वीं बार है और उसने कहा कि अब उसे खत्म कर दे। जिन हल्का मुस्कुराया और बोला कि अगली बार ये 139वीं जीत होगी। ये सुनकर यूसेओंग की आंखें चौड़ी रह गईं। उसने हाथ हिलाते हुए कहा कि टेस्ट टॉवर कोई मजाक नहीं है। यहाँ सबसे ताकतवर लोग भी एक छोटी सी गलती से मर सकते हैं। जिन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा कि उन्हें ऐसे जिद्दी लोगों की जरूरत होती है। वो आदमी थोड़ी हैरानी से उसे देखता रहा।
जिन ने सोचा कि अब उसे फिर से किसी की एबिलिटी कॉपी करने के लिए 60 दिन इंतजार करना पड़ेगा। फिर उसने मन ही मन सोचा कि जब इतना अच्छा टारगेट सामने है तो अपनी ताकत क्यों बर्बाद करे। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और सिस्टम ने तुरंत कम्युनिकेशन एबिलिटी एक्टिव कर दी। यू सेओंग ने मुंह फेरते हुए इस बार हार मान ली और कहा कि अगली बार उनकी लड़ाई का नतीजा अलग होगा। जिन ने कहा कि वो उस दिन का इंतजार करेगा। जैसे ही स्किल का असर खत्म हुआ, उनके पीछे की जगह टूटने लगी। तब यू सेओंग को एहसास हुआ कि वो अभी तक अपने दुश्मन का नाम भी नहीं जानता। जिन ने पूछा कि उसे नाम जानने की जरूरत ही क्या है। यू सेओंग ने अपनी तलवार उठाई और कहा कि वो उसे वैसे ही बुलाएगा जैसे पहले बुलाता था। जिनको ये सुनकर झुंझलाहट हुई और उसने मन ही मन उसे ऐसा न करने को कहा। लेकिन वो आदमी हंसते हुए अपनी तलवार कंधे पर रखकर उसे पॉपी फाट कहकर चिढ़ाने लगा। ये सुनकर जिन ने गुस्से में दांत भींच लिए। उसी वक्त हल्की रोशनी ने पूरे तहखाने को भर दिया। ग्रुप लीडर ने इधर उधर देखकर पूछा कि क्या उन्होंने सारे अक्षर खत्म नहीं कर दिए थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। एक आदमी ने नक्शा देखा और कहा कि स्कैनिंग आर्टिफैक्ट ने कुछ तो पकड़ा है, लेकिन यहाँ तो कुछ बचा नहीं होना चाहिए था। तभी एक बड़ा निशान उनकी तरफ बढ़ता दिखा और अचानक पूरे इलाके पर एक भारी छाया छा गई। जमीन कांपने लगी और उनके सामने एक विशाल लोहे का गोलेम आ गया। चारों तरफ डर फैल गया। उसके कंधे पर एक लंबा पीले रंग का आदमी खड़ा था जो सबको देख रहा था। जैसे ही उन्होंने समझा, वो ऊंचा पिशाच पहले ही नीचे उतर चुका था। उसने हल्का सा झुककर सबका स्वागत किया और खुद को बेरुस बताया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा कि वो इन खंडहरों के असली मालिक के साथ है, जो उसका ही खून का रिश्ता है। उसने अपनी तलवारों की तरफ इशारा किया और पूछा कि वे यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि वो बिना वजह उनसे मिलने नहीं आता। फिर उसने गर्व से कहा कि वो यहाँ एक ऑफर लेकर आया है। उसने अपनी उंगली को तलवार की नोक पर दबाया और खून की एक बूंद नीचे गिर गई। जैसे ही वो बूंद जमीन पर गिरी, सिस्टम ने चेतावनी दी कि एक अनजान लेवल का ब्लड प्लेग एक्टिव हो गया है। अचानक लोगों के पैरों के पास खून के थक्के बनने लगे। वो आदमी डर से चारों तरफ देखने लगा। हर जगह खून ही खून था। लोग चिल्लाने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ग्रुप लीडर ने अपने साथी को देखा और पिशाच ने ठंडे स्वर में कहा कि ये तो बस आधा है। उसने हाथ उठाया और खून को एक गेंद की तरह इकट्ठा करने लगा। उसने कहा कि या तो वे उसके साथ चलें या फिर वो बाकी सबको खत्म कर देगा। इसी बीच मकबरे के अंदर सफेद रोशनी फैलने लगी। टेरेसा एक आर्टिफैक्ट के साथ काम कर रही थी, जबकि बाकी लोग इंतजार कर रहे थे। उसने आंखें बंद की और उसकी संत शक्ति से पूरा इलाका रोशन हो गया। सिस्टम ने फ्रोजन टीयर्स का विवरण दिखाया। जिनने ध्यान से देखा और समझा कि ये वही चीज है जो राक्षस की आत्मा से मिलती है और इसे तुरंत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन टेरेसा की पवित्र शक्ति की वजह से वो पहले ही 12 स्टैक हासिल कर चुकी थी। टेरेसा ने जिन की तरफ देखा और उसने उसे अंगूठा दिखाकर इशारा किया कि सब सही चल रहा है। वो इस नतीजे से खुश था। तभी टेरेसा के सामने एक नोटिफिकेशन आया, मठ के मालिक का निमंत्रण। अगर वो इसे स्वीकार करती तो सारे राक्षस और जाल निष्क्रिय हो जाते। ये समझते ही उसकी आंखें फैल गईं। उसे एहसास हुआ कि पूरे ग्रुप का अपहरण बहुत बड़ा खतरा है। उसने सिर झुकाया और धीरे से कहा कि उसे कुछ करना होगा। अगर वो कम से कम एक इंसान को भी बचा सकती है तो वो पीछे नहीं हटेगी। ये सोचकर उसने अपनी मुट्ठी कस ली, लेकिन उसके अंदर अब भी हल्का सा संदेह बाकी था। उसने तहखाने के मालिक का परिचय दिया और सीधे पूछा कि क्या वे उसे हरा पाएंगे या फिर उसके बनाए जाल में फंस जाएंगे। उसकी आंखों में साफ निराशा दिख रही थी। रेड ग्रुप के बिना बॉस को हराने के बारे में सोचना भी मुश्किल था। उसके मन में यह भी आया कि अगर वो वहां होती तो क्या कुछ अलग हो सकता था। पलादीन बनने के बाद से उसका मकसद बस इतना था कि वो बाकी खिलाड़ियों की रक्षा कर सके। लेकिन अगर उसने गलत फैसला ले लिया तो? यूसेंग ने धीरे से सिर हिलाया और लंबी सांस ली। वो थोड़ा झुका, जैसे ये सब उससे जुड़ा ही नहीं है। उसने तय कर लिया कि वो यहां से चला जाएगा। जाते जाते वो योद्धा के पास से गुजरा और बोला कि अगर उसे फैसला लेने में दिक्कत हो रही है तो उसे सोचना चाहिए कि वो खुद क्या करना चाहता है। फिर उसने जिन की तरफ देखा और साफ कहा कि उसे इस आदमी के लिए कोई सम्मान नहीं है। उसके लिए वो बस एक घमंडी इंसान है और इसी वजह से वो उससे नफरत करता है। टेरेसा चुपचाप आगे देखती रही। तलवारबाज ने जाते जाते कहा कि वो इसकी गारंटी दे सकता है। जिन बस हल्का सा मुस्कुराया और उसके पीछे खड़े आदमी ने कहा कि अगर कोई इस लॉर्ड को हरा सकता है तो वो वही है। ये कहकर यूसेओंग वहां से चला गया। टेरेसा ने फिर से नजरें नीचे कर ली, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने मन ही मन उसे सलाह के लिए धन्यवाद कहा। फिर वो आगे बढ़ी, जिनके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली कि वो निमंत्रण स्वीकार करेगी। जिन ने उसे शांत नजरों से देखा और थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा कि उसकी मदद सस्ती नहीं है। क्या वो सच में इसके लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है? टेरेसा ने बिना झिझक उसकी मुट्ठी पकड़ ली और कहा कि जितनी कीमत लगेगी वो देगी, बस वो उसकी मदद करे। जिन मुस्कुराया। उसे पता था कि ये लड़की सच में कुछ भी कर सकती है। दोनों ने मुट्ठी टकराई और इसी के साथ उनका सौदा पक्का हो गया। जैसे ही क्वेस्ट स्वीकार हुई,
आसपास के सारे राक्षस एकदम शांत होकर जैसे नींद में चले गए। कुछ देर बाद दोनों खुद को एक विशाल दरवाजे के सामने खड़े पाए। दोस्तों, इस पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही मज़ेदार एनीमे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अलविदा।